पढ़ा था संघीय प्रणाली में, उसी को कंटिन्यू करेंगे हम लोग। पार्ट 2 है आज। हम लोगों ने कल पढ़ा कि फेडरल सिस्टम होता क्या है, संघीय प्रणाली होती क्या है। हमने आपको बताया कि जब कोई केंद्र की सरकार बनाई जाती है, कोई देश बनता है, तो बहुत सारे प्रांतों से, राज्यों से मिलकर के बनता है। तो केंद्र की सरकार और प्रांतों की सरकार यानी राज्यों की सरकार के बीच शक्तियों का बंटवारा होता है, दो तरीके की सरकार बनती है और इस आधार पर दोहरी शासन प्रणाली निर्मित की जाती है। ऐसी ही शासन प्रणाली को संघीय प्रणाली के नाम से जाना जाता है। भारत में ऐसी ही शासन प्रणाली अपनाई गई है जिसमें भारत और राज्यों के बीच यानी भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच शक्तियों के बंटवारे के लिए समुचित प्रावधान किए गए हैं और यह भी व्यवस्था की गई है कि दोनों के बीच एक सहयोग आधारित व्यवस्था हो। ऐसा ना हो कि भारत सरकार और राज्य सरकारों के बीच टकराव जन्म ले। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हमारी संघीय प्रणाली निर्मित की गई है। तो कल हम लोगों ने पढ़ा कि हमारी संघीय प्रणाली में कौन कौन से लक्षण हैं, संघीय व्यवस्था के एकात्मक प्रणाली के कौन कौन से लक्षण हैं। लेकिन भारतीय संविधान को अर्धसंघ कहना उचित नहीं है, संघ जैसा कहना ठीक नहीं है। भारतीय संविधान संघीय है, फेडरल है। क्यों? क्योंकि अमेरिका को क्लासिक एग्जाम्पल नहीं माना जा सकता। हालांकि कुछ चिंतक इसी बात पर बल देते हैं कि भाई अमेरिका को क्लासिक एग्जाम्पल मानकर सबका परीक्षण किया जाए, लेकिन गलत बात है। हर देश की अपनी परिस्थिति है और उस परिस्थिति के आधार पर हर देश का अपना मॉडल है। तो अमेरिका को एक क्लासिक मॉडल और एक केवल बेस्ट मॉडल क्यों मान लिया जाए? अमेरिका के मॉडल में भी बहुत सारी कमियां हैं। अमेरिका के मॉडल के कारण ही अमेरिका में गृहयुद्ध बन पा, वरना गृहयुद्ध नहीं होता अगर वो मॉडल नहीं होता। तो जो मॉडल गृहयुद्ध जैसी समस्याओं को जन्म दे सकता है, उस मॉडल को हम कैसे सबसे अच्छा मान सकते हैं, कैसे बेस्ट मान सकते हैं? तो लेकिन अब अपना अलग अलग दृष्टिकोण है। जो अध्ययन करने वाले लोग हैं उनका कहीं वो बहुत निष्पक्ष अध्ययन तो करते नहीं है, कहीं ना कहीं उनका किसी न किसी विचार या विचारधारा के प्रति एक झुकाव रहता है, तो वो उनके अध्ययन में यदा कदा दिखलाई पड़ जाता है। तो एनीवे, हमने आपको बताया था कि जो हमारी संघीय प्रणाली है उस संघीय प्रणाली को हम लोग अलग अलग नामों से पुकारते हैं, जिसमें हमने आपको बताया कि सहकारी संघवाद की चर्चा हम लोग आज करेंगे कि भारतीय संघीय प्रणाली में सहकारी संघवाद पाया जाता है। भारतीय संघीय प्रणाली सहकारी संघवाद का एग्जाम्पल है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कैसे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के रूप में यह संघीय प्रणाली कार्य करती है, इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि भारतीय संघीय प्रणाली में सहकारी संघवाद के लक्षण पाए जाते हैं। अब सहकारी संघवाद का अर्थ क्या होता है? सहकारी संघवाद का मतलब क्या है? सहकारी संघवाद का मतलब है कि जहां भारत सरकार एवं राज्य सरकारें परस्पर सहयोग के आधार पर कार्य करें। तो हमने एक ऐसी व्यवस्था अपनाई है, हमारे देश में हमने एक ऐसी व्यवस्था अपनाई है जहां भारत की सरकार और सभी राज्यों की सरकारें आपस में मिलजुल कर काम करती हैं। परस्पर सहयोग का मतलब है एक दूसरे की मदद करती हैं, एक दूसरे का सहयोग करती हैं, एक दूसरे की सहायता करती हैं और परस्पर मिलजुल कर कार्य करने की संस्कृति है। इसी को सहकारिता कहते हैं। सहकारिता परस्पर मिलजुल कर कार्य करने की संस्कृति है, सबका साथ लेकर चलने वाली संस्कृति है। तो इसी संस्कृति को सहकारिता कहते हैं। तो भारत सरकार और राज्य सरकारें जब परस्पर सहयोग के आधार पर कार्य करती हैं तो इसे सहकारी संघवाद कहते हैं। ग्रेनविल ऑस्टिन, हमने आपको बताया था कि ग्रेनविल ऑस्टिन का मानना है कि भारतीय संविधान में सहकारी संघवाद की भावना निहित है। लेकिन केवल भारतीय संविधान में ही नहीं बल्कि हमारे पूरे फेडरल सिस्टम में संघीय प्रणाली के लक्षण निहित है। कैसे पता चलता है? भारतीय संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं, कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखे गए हैं। दोनों के आधार पर हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि हमारे यहाँ संघीय प्रणाली अपनाई गई है। कैसे निष्कर्ष निकालते हैं? तो भारत में संघीय प्रणाली के लक्षण दो तरीके से हैं, एक संवैधानिक प्रावधान है और एक गैर संवैधानिक प्रावधान है। संवैधानिक प्रावधानों का आशय है जो संविधान में वर्णित है, संवैधानिक प्रावधान है। यहां संवैधानिक प्रावधानों का आशय ऐसे प्रावधानों से है जो प्रावधान संविधान में वर्णित है, जो प्रावधान संविधान में वर्णित है उन प्रावधानों को संवैधानिक प्रावधान कहते हैं। तो कौन कौन से प्रावधान हैं जो संविधान में वर्णित हैं और सहकारी संघवाद के लक्षण को दर्शाते हैं? इसका अर्थ यह है कि हमारी जो व्यवस्था है वो परस्पर सहयोग पर आधारित है, भारत सरकार और राज्य सरकारों और सभी राज्य सरकारों के सहयोग पर आधारित है। तो इसमें जो सबसे पहला प्रावधान है वो है आर्टिकल 252। आर्टिकल 252 ये कहता है कि जब दो या अधिक राज्य सहमति व्यक्त करें, सहमति प्रकट करें कि संसद राज्य सूची के विषय पर विधि बनाए तो संसद ऐसा कर सकती है। कैसा कर सकती है? राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। अब देखो, हम लोगों ने जब एकात्मक संविधान के लक्षण पढ़े थे तो एकात्मक संविधान के लक्षणों में हमने पढ़ा कि वहां भी संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। ये हमने पढ़ा कि पार्लियामेंट को स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन बिना राज्यों की सहमति के, राज्यों की मर्जी के बिना। आर्टिकल 249 राष्ट्रीय हित में, आर्टिकल 250 राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, राज्यों की सहमति जरूरी नहीं है। लेकिन ये तो मिलजुल कर काम करने वाली बात नहीं हुई। मिलजुल कर कार्य करने वाली बात क्या हुई? मिलजुल कर कार्य करने वाली बात हुई कि जब राज्य कहे तब संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बनाए। तो हमारे यहाँ एक ऐसी व्यवस्था है, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 252 कहता है कि जब राज्य कहें
तब संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। राज्य कैसे कहेंगे, इसकी प्रक्रिया तय की गई है कि जब कम से कम 2 राज्य या इससे अधिक राज्य आपस में मिलकर संसद को अपनी सहमति दें कि संसद उनके लिए राज्य सूची के विषय पर कानून बनाए, तो संसद कानून बना सकती है स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर। ऐसे कानून उन राज्यों में लागू होंगे जिन राज्यों ने सहमति व्यक्त की है, जो राज्य सहमति देने में शामिल थे। लेकिन जो राज्य सहमति देने में शामिल नहीं थे, अगर उन्हें यह लगता है कि कानून तो बड़ा अच्छा है, इसे हमें भी अपना लेना चाहिए, तो जो सहमति देने की प्रक्रिया में शामिल नहीं थे वो भी इस कानून को अपना सकते हैं, वो भी इसे अपना सकते हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी व्यवस्था है। जैसे उदाहरण के रूप में अगर समझो तो साफ सफाई, सैनिटेशन, स्वच्छता, स्वच्छता स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, राज्य सूची का विषय है। लेकिन हम जानते हैं कि स्वच्छता के लिए अभियान किसने छेड़ रखा है, भारत सरकार ने स्वच्छता अभियान छेड़ रखा गया है, जिससे पूरे देश को स्वच्छ रखा जा सके। अच्छी बात है। तो स्वच्छता के लिए कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकारों को, राज्य विधानमंडलों को है, क्योंकि स्वच्छता यानी साफ सफाई स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। कुछ समय पहले हमारे देश में सर पर मैला ढोने की प्रथा थी। सर पर मैला ढोने की प्रथा थी। सर पर मैला ढोने की प्रथा थी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जैसे आजकल की तरीके से फ्लश वाले टॉयलेट्स नहीं होते थे, ड्राई टॉयलेट्स होते थे। उन ड्राई टॉयलेट्स में टॉयलेट घर के ही किसी एक छोटा सा एक कमरा नुमा बना दिया जाता था जो बाहर की ओर खुलता था, और सारा टॉयलेट उसी में इकट्ठा होता था। और हफ्ते में 2 दिन, 3 दिन, 1 दिन जैसी स्थिति हो, कुछ लोगों को समाज में ये कह दिया गया कि वे लोग इस टॉयलेट को उठाएंगे और ले जाके बाहर फेंकेंगे। अब वो लोग इस टॉयलेट को उठा के बाहर कैसे फेंकेंगे? तो जो म्यूनिसिपैलिटीज़ होती थी वो कोई बहुत अच्छी व्यवस्था तो कराती नहीं थी। नतीजा ये होता था कि वो टॉयलेट लोगों का इकट्ठा करते थे, सर पे रखते थे, कई किलोमीटर दूर शहर से बाहर ले जाकर के उसे फेंक के आते थे। इसको कहते थे सर पर मैला ढोने की प्रथा। जाहिर सी बात है कि किसी दूसरे व्यक्तियों का टॉयलेट अपने सर पे उठा के चलना, कई कई किलोमीटर दूर तक चलना, कितना अमानवीय था, कितना इनह्यूमन ट्रीटमेंट था। तो राज्यों को इस विषय पर कानून बनाना था। राज्यों ने हाथ खड़े कर दिए। राज्यों ने कहा कि भाई पूरे देश की समस्या है ये, इसलिए उन्होंने पार्लियामेंट से कहा कि आप ही बना दो कानून, आप जो कानून बनाओगे हम इसको फॉलो कर लेंगे। तो पार्लियामेंट ने कानून बनाया और पार्लियामेंट के इस कानून को देश के सभी राज्यों ने लागू कर दिया, जिससे सर पर मैला ढोने की प्रथा को खत्म किया जा सके। 1990 के दशक तक तो ये खूब था। 90 के दशक के बाद चीज़ें तेजी से चेंज हुई हैं, लेकिन 90 के दशक के शुरुआती वर्षों तक तो खूब था ये ड्राई टॉयलेट्स वाली व्यवस्था। अब आपके युग में तो नहीं है, क्योंकि ये व्यवस्था खत्म हो चुकी है। अव्यवस्था खत्म हो चुकी है, अच्छी बात है। लेकिन हम लोगों ने तो देखा है वो दौर जब इस तरीके की कुप्रथा, इस तरीके की अव्यवस्था प्रचलन में थी। तो आर्टिकल 252 इसी बात को प्रकट करता है। आर्टिकल 258 ये कहता है भारत सरकार द्वारा अपने क्षेत्र का कोई विषय राज्य को उसकी सहमति से सौंपना। भारत सरकार अपने क्षेत्र का कोई विषय राज्य को उसकी सहमति से सौंप सकती है। जैसे किन विषयों पर भारत सरकार प्रशासन करेगी, संघ की सरकार प्रशासन करेगी, कुछ विषयों पर, जिन विषयों पर राज्य की सरकार प्रशासन करेगी, सब कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया गया है। जैसे रेलवे भारत सरकार का विषय है, विदेश मामले भारत सरकार का विषय है, रक्षा मामले भारत सरकार का विषय है, इत्यादि। अब मान लो भारत सरकार को लगता है कि कोई विषय ऐसा है जो हमें राज्यों को सौंप देना चाहिए, राज्यों को हम पैसा दे देंगे इस बारे में, लेकिन राज्यों को सौंप देना चाहिए। तो भारत सरकार राज्यों को ऐसा विषय सौंप सकती है, लेकिन राज्यों की सहमति से। राज्य जब सहमत होंगे तभी राज्यों को पैसा मिलता है, तुरंत सहमत हो जाते हैं, हाँ दे दो कोई बात नहीं। जैसे रेलवे है तो रेलवे संघ सूची का विषय है, भारत सरकार के नियंत्रण में काम करता है रेलवे मंत्रालय, लेकिन रेलवे की सुरक्षा की जिम्मेदारी, क्योंकि रेलवे तो अलग अलग राज्यों में चलती है। अब देखो इस समय रेलवे को डिरेल करने के लिए कैसे कैसे साजिशें रची जा रही हैं। कहीं रेलवे ट्रैक पर गैस का सिलेंडर रख दिया जा रहा है, एलपीजी सिलेंडर रख दिया जा रहा है, जिससे कि विस्फोट हो सके और ट्रेन में आग लगाई जा सके, ट्रेन को नष्ट किया जा सके या लोगों का नुकसान किया जा सके। या फिर कंकड़ पत्थर बांध दिए जाते हैं, बड़े बड़े पत्थर रख दिए जाते हैं रेलवे ट्रैक पर। या फिर तरह तरह की गतिविधियाँ हो रही हैं इस समय। कई सारी ट्रेनें डिरेल हुई इस दौरान। और अभी कानपुर में ट्रेन के सामने सिलेंडर पाया गया। वो तो जब सिलेंडर टकराया, ड्राइवर ने देखा तो उसने इमरजेंसी ब्रेक का यूज़ किया और बड़ा हादसा होने से बच गया। वरना सोचो कि अगर गैस का सिलेंडर फट जाए और उससे आग लग जाए तो कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा पूरी ट्रेन का, सारे लोगों का। तो ट्रेन की सुरक्षा, यात्रियों की सुरक्षा और यात्रियों के सामानों की सुरक्षा, ये बेहद चिंता का विषय रहता है हमेशा। और आज के दौर में जब बड़ी तेजी से अपराध बढ़े हैं, आतंकी घटनाएं बढ़ी हैं, हालांकि आतंकवाद पर नियंत्रण लगा है, नतीजा ये है कि जो कट्टरपंथी हैं वो अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठनों का साथ पकड़ करके आईएसआईएस। अब बताओ आईएसआईएस के आतंकी संगठन का भारत में क्या काम है? इराक और सीरिया का आतंकी संगठन है ना, लेकिन उसने भारत में भी पांव पसार लिए हैं। क्यों? क्योंकि भारत के ऐसे लोग हैं, ऐसे देशद्रोही हैं इस देश में, जो रहते यहाँ की हैं और गाते इराक और सीरिया, पाकिस्तान और न जाने कहाँ कहाँ की हैं। तो इसी थाली में खाते हैं, इसी थाली में छेद करते हैं। नतीजा ये है कि ऐसे देशद्रोहियों के कारण जो आतंकी संगठन है, उन आतंकी संगठनों को अपना मॉड्यूल डेवलप करने का मौका मिल जाता है, उनको अपना विस्तार करने का अवसर मिल जाता है। तो ट्रेनों की सुरक्षा आज बड़ी चिंता का विषय है। जिस तरीके की घटनाएं घट रही हैं, तो भारत सरकार क्या करेगी? भारत सरकार राज्यों से कहेगी कि भाई अब अलग अलग राज्यों से होकर के ट्रेनें गुजरती हैं, भारत सरकार के कर्मचारी कहाँ कहाँ ट्रेनों की सुरक्षा करते फिरेंगे? तो राज्यों से कह देते हैं कि भाई जब ट्रेन तुम्हारे राज्य से गुजरे तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी तुम निभाना। राज्य कहेगा मुझे मिलेगा क्या इसमें, ये तो तुम्हारा विषय है, तुम जानो। तो भारत सरकार कहती है पैसा मिलेगा, पैसा। राज्य कहते हैं अच्छा पैसा मिलेगा तब तो काम करेंगे।
क्योंकि राज्यों के पास धन की कमी रहती है। तो अगर भारत सरकार उन्हें किसी भी रूप में धन दे तो वो हमेशा हैप्पी रहते हैं, हमेशा प्रसन्न रहते हैं। तो भारत सरकार राज्यों की सहमति ले लेती है और राज्यों की सहमति से कोई भी विषय उसे सौंप सकती है। इसी तरीके से आर्टिकल 258A है। 258 कहता है कि राज्य द्वारा अपने क्षेत्र का कोई विषय संघ यानी भारत सरकार को उसकी सहमति से सौंपना। ठीक उसी तरीके से आर्टिकल 258A इसका उल्टा है। जैसे भारत सरकार अपने क्षेत्र में आने वाले किसी विषय को राज्य सरकार को सौंप सकती है, ऐसे राज्य सरकार भी अपने क्षेत्र में आने वाले किसी विषय को भारत सरकार को सौंप सकती है। जैसे अभी देखो हमारे देश में वामपंथी उग्रवाद, इंटरनल सिक्योरिटी में पढ़ेंगे हम लोग, वामपंथी उग्रवाद का खात्मा करने के लिए सरकार ने प्रतिबद्धता प्रकट की है। तो इसके लिए सीआरपीएफ के जवान लगाए गए हैं, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के जवान लगाए गए हैं, क्योंकि देश का सबसे बड़ा मूविंग दस्ता है। कहीं भी कोई आंतरिक समस्या होती है इंटरनल सिक्योरिटी की तो इनको भेजा जाता है, इसलिए कहते हैं सीआरपीएफ यानी चलते रहो प्यारे फटाफट, क्योंकि देश का सबसे बड़ा मूविंग दस्ता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। तो अभी चूंकि इस दौरान जो वाम उग्रवाद है उनका जो कंसंट्रेशन है वो छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश वाली बेल्ट में सबसे ज्यादा है। तो छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा है उनका कंसंट्रेशन, इसलिए अभी भारत सरकार ने 4 बटालियन अतिरिक्त तैनाती कर दी है। परसों का डिसीजन है। 4 बटालियन का मतलब हो गया एक बटालियन में 1000 सैनिक होते हैं, तो 4000 सीआरपीएफ के जवानों को अकेले छत्तीसगढ़ में भेज दिया गया है। क्यों? क्योंकि किसी न किसी रूप में हमें ऐसी अव्यवस्थाओं को, ऐसी गंदगी को इस देश से साफ करना। गंदगी है ये, नासूर है, राक्षस है, ये सब के सब जो पुराने जमाने में राक्षस होते थे आज के जमाने में उग्रवादी हैं, आतंकवादी हैं। तो जब राक्षस है तो इनका सफाया ही एकमात्र विकल्प है। या तो ये मुख्य धारा में वापस आ जाए और नहीं तो फिर इनका सफाया ही करना पड़ेगा, मच्छर की तरीके से इन्हें मारना ही पड़ेगा। तो फिर हमारे जो सुरक्षा बल के जवान हैं उनकी तैनाती बढ़ानी पड़ेगी। तो राज्य की सहमति से, राज्य भाई लॉ एंड ऑर्डर तो स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, लेकिन जब राज्य को लगा कि नहीं हमारे पास पुलिस बल पर्याप्त नहीं है तो केंद्र की ज़्यादा से ज़्यादा मदद हमें मिलनी चाहिए और केंद्र की ज़्यादा से ज़्यादा मदद मिलेगी तो इन मच्छरों का सफाया कर देंगे हम। तो नतीजा ये है कि इन मच्छरों का सफाया करने के लिए जो सीआरपीएफ के जवान हैं उन सीआरपीएफ के जवानों की तैनाती बढ़ा दी गई। तो राज्य भी अपने क्षेत्र का कोई विषय भारत सरकार को सौंप सकता है और भारत सरकार और राज्य सरकारें मिलकर के एंटी नक्सल ऑपरेशन चला रही हैं, वाम उग्रवाद विरोधी ऑपरेशन चला रही हैं, जिससे इस देश से वामपंथी उग्रवाद का खात्मा किया जा सके, क्योंकि इस देश को नष्ट करने पर तुले हुए हैं। वो जब सिक्योरिटी में पढ़ेंगे तो बताएंगे उसको। चौथी बात 258 हो गया। आर्टिकल 262 यह है अंतरराज्यीय जल विवाद का समाधान संसद द्वारा। एक राज्य से दूसरे राज्य में जो नदियां बहती हैं उनके पानी के बंटवारे को लेकर के हंगामा होता है, विवाद होते हैं। ऐसे विवादों का समाधान करने के लिए संविधान में संसद को अधिकार दिया गया है। इसको आगे विस्तार से पढ़ेंगे और संसद इसमें सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करने से रोक सकती है। तो संसद को इसलिए क्योंकि संसद बातचीत के जरिए सुलझाने की व्यवस्था निर्मित कर सके। आर्टिकल 263 अंतरराज्यीय परिषद, इंटर स्टेट काउंसिल, इसको भी आगे पढ़ेंगे हम लोग, इसलिए इसको यहाँ पर बहुत डिटेल नहीं कर रहे हैं। अंतरराज्यीय परिषद कहती है कि भाई सभी राज्यों के बीच सहयोग बना रहे, आपसी तालमेल बना रहे, यह देखना भारत सरकार की जिम्मेदारी है। तो एक अंतरराज्यीय परिषद बनाई जाए। आर्टिकल 279A जीएसटी परिषद। अभी देखो जीएसटी काउंसिल की 54वीं बैठक संपन्न हुई है अभी कल। तो जीएसटी काउंसिल जीएसटी की दरें तय करती है, जीएसटी के बारे में, जीएसटी एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा इस बारे में डिसीजन लेती है। तो जीएसटी काउंसिल में अब तक जितने भी निर्णय हुए, वैसे तो बहुमत से निर्णय लेने की व्यवस्था है, क्योंकि भारत का वित्त मंत्री इसका मुखिया होता है, सभी राज्यों के वित्त मंत्री इसके सदस्य होते हैं। तो भारत सरकार और राज्य सरकारों के बीच ये सहयोग का एक बेहतर एग्जाम्पल है। बहुमत के आधार पर यहाँ निर्णय लिए जाते हैं, लेकिन 99% अवसरों पर यहाँ सर्वसम्मत से निर्णय लिए गए हैं। जबकि जीएसटी काउंसिल में अलग अलग राजनीतिक दल के वित्त मंत्री शामिल होते हैं, क्योंकि राज्यों में अलग अलग दल की सरकारें हैं। राज्यों में अलग अलग दल की सरकारें हैं, कहीं पर दलों का नाम लेना ठीक नहीं है, लेकिन जब जीएसटी काउंसिल में बैठते हैं तो दलीय मतभेद भुला करके सर्वसम्मत से निर्णय लिए गए। बाहर आकर के भले गाली दें हमको, आपको दिखाने के लिए गब्बर सिंह टैक्स है कहते हैं नेता, लेकिन उनके दोहरे मापदंड होते हैं नेताओं के। हमारे और आपके बीच गब्बर सिंह टैक्स बोलेंगे, और जब उन्हीं के वित्त मंत्री, राज्यों के वित्त मंत्री जीएसटी काउंसिल में बैठते हैं तो सर्वसम्मत से निर्णय लेते हैं। 99.9% केसेस में जीएसटी काउंसिल ने सर्वसम्मत से निर्णय लिया है, बहुमत से नहीं। बहुमत नहीं, सर्वसम्मत, यानी एक भी एक्सेप्शन नहीं, एक भी विरोध में नहीं। तो जीएसटी काउंसिल सहयोग का एक अच्छा एग्जाम्पल बनकर के उभरा है। आर्टिकल 280 वित्त आयोग है, इसकी चर्चा आगे करेंगे। वित्त आयोग बताता है कि कैसे भारत सरकार और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय व्यवस्था में आपसी सामंजस्य की स्थापना की गई है। आर्टिकल 290 संघ सरकार यानी भारत सरकार एवं राज्य सरकारों के मध्य खर्चों का समायोजन, एडजस्टमेंट कैसे होगा। जैसे अभी हमने कहा कि भाई रेलवे की सुरक्षा, राज्यों में जिन राज्यों से ट्रेनें गुजरेंगी उन राज्यों में रेलवे की सुरक्षा की जिम्मेदारी उस राज्य सरकार की होगी, लेकिन सही अर्थों में तो ये तो भारत सरकार की जिम्मेदारी है। तो भारत सरकार क्या करती है, राज्य का जितना बड़ा आकार है, जितनी ज़्यादा ट्रेनें गुजरती हैं, जितना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर है रेलवे का उस राज्य में, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए राज्य को भारत सरकार एक शेयर देती है, एक हिस्सा देती है कि भाई तुम हमारे ट्रेन की सुरक्षा करना अपने राज्य में।
तो ऐसे खर्चों को लेकर के कैसे एडजस्टमेंट होगा, ये आर्टिकल 290 बताता है कि इसी तरीके से आपसी बातचीत के जरिए एडजस्टमेंट कर लिया जाता है। अगर कहीं कोई डिस्प्यूट हो जाए इस एडजस्टमेंट को लेकर के, तो सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट मुकदमा नहीं सुनेगा। तब कैसे होगा? तब सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायमूर्ति है, दोनों के बीच ऐसे विवाद का समाधान करने के लिए एक मध्यस्थ बना देगा, एक मध्यस्थम, एक आर्बिट्रेशन बना देगा, जो दोनों के बीच बातचीत के जरिए मामले को सुलझाएगा। तो इस तरीके की व्यवस्था है ये फिलहाल आर्टिकल 290। तो ये ऐसे प्रावधान हैं जो भारत सरकार और राज्य सरकारों के बीच सहयोग और सामंजस्य को सुनिश्चित करते हैं। अब इसके बाद फिर गैर संवैधानिक प्रावधान है। ये तो संवैधानिक प्रावधान है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस का मतलब क्या है? वे प्रावधान जो संविधान में वर्णित नहीं है, ऐसे प्रावधान जो संविधान में वर्णित नहीं है, किंतु संविधान में वर्णित प्रावधानों के विरुद्ध नहीं है। ऐसे प्रावधान जो संविधान में वर्णित नहीं है, इनको कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा गया है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट भी नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट होंगे तो फिर अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएंगे, असंवैधानिक हो जाएंगे। और जो चीजें असंवैधानिक होती हैं वो अमान्य होती हैं, उनका कोई प्रचलन नहीं होता। लेकिन ये ऐसे प्रावधान हैं जो संविधान में वर्णित नहीं है, लेकिन संविधान के अगेंस्ट भी नहीं है, इसलिए मान्य है। तो कौन कौन से प्रावधान हैं ऐसे? पहला है नीति आयोग। नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग, नीति आयोग के नाम से जाना जाता है इसे। 1 जनवरी 2015 1 जनवरी 2015 को गठन किया गया इसका। इससे पहले एक योजना आयोग हुआ करता था। योजना आयोग देश के लिए योजनाएं बनाता था। अब आपके गांव में विकास कैसे होगा, दिल्ली में बैठा योजना आयोग तय करता था, जिसको आपके गांव के बारे में पता ही नहीं। तो ये नियोजन का यह मॉडल बहुत अच्छा मॉडल नहीं था, क्योंकि दिल्ली में बैठ के पूरे देश के लिए योजना बना देना एक छोटे छोटे गांव के लिए ये बहुत तर्कसंगत नहीं था। इसलिए इसको समाप्त करने की मांग बहुत दिनों से की जा रही थी, विशेषकर 1991 में जब हमारे आर्थिक मॉडल में परिवर्तन आया उसके बाद से। लेकिन निर्णय लिया गया 2014 में कि योजना आयोग को समाप्त किया जाएगा और योजना की संस्था के बजाय एक योजना को सहयोग देने वाली संस्था बनाई जाएगी। तो योजना आयोग, योजना वाली संस्था थी, उसे खत्म कर दिया गया और योजनाओं में सहयोग देने वाली एक संस्था बनाया गया, जिसको नीति आयोग कहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि राज्य कहते थे कि हम तो योजना आयोग की बात मानने के लिए बाध्य हो जाते हैं, हमारी तो लिबर्टी खत्म हो जाती है योजना आयोग के कारण। हम अगर अपने गांव के विकास के लिए, अगर हमको लगता है कोई विशिष्ट समस्या है, उसके समाधान के लिए हम कोई योजना बनाना चाहें, तो हमारी लिबर्टी खत्म है पूरी तरीके से, हमारे पास अपॉर्चुनिटी ही नहीं होती। क्योंकि अगर हम डिसीजन भी ले लें तो पैसा योजना आयोग के कहने पर हमको मिलता है। योजना आयोग कहेगा नहीं, वो अपनी योजना के लिए कहेगा, मेरी योजना के लिए क्यों कहेगा? तो बड़े आरोप रहा करते थे राज्यों के इन सारी बातों को लेकर। इसलिए योजना आयोग को समाप्त करने का निर्णय लिया गया और 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन कर दिया गया। अब ये योजना नहीं बनाएगा, ये योजना बनाने वाली संस्था नहीं है योजना आयोग की तरीके से, बल्कि यह एक ऐसी संस्था है जो भारत सरकार और सभी राज्य सरकारों को योजना बनाने में सहयोग देगी। जो भी इसका सहयोग लेना चाहे, योजना भारत सरकार सहयोग लेना चाहे, राज्य सरकार सहयोग लेना चाहे, जो सहयोग लेना चाहे वो इसका सहयोग ले सकते हैं। इसका अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, इसमें एक उपाध्यक्ष होता है जिसका कैबिनेट मंत्री के बराबर का दर्जा होता है। जैसे बेरी हैं इस समय उपाध्यक्ष, सदस्य होते हैं, उनका राज्य मंत्री का दर्जा होता है सदस्यों का। इसके अलावा पदेन सदस्य होते हैं, आमंत्रित सदस्य होते हैं। इस तरीके से सदस्यों को बुलाया जा सकता है, बैठकों में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जा सकता है। इसके अलावा इसमें एक गवर्निंग काउंसिल बनाई जाती है। एक गवर्निंग काउंसिल होती है पीएम की अध्यक्षता में, और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं। सभी यूनियन टेरिटरी के मुख्यमंत्री या प्रशासक इसके सदस्य होते हैं। तो एक गवर्निंग काउंसिल बनाई जाती है और इसी तरीके से रीजनल काउंसिल बनाई जा सकती है। रीजनल काउंसिल बनाई जा सकती है क्षेत्रीय मुद्दों को ध्यान में रखते हुए, राज्यों के मुख्यमंत्रियों को शामिल कर। तो अलग अलग मुद्दों पर रीजनल काउंसिल्स भी बनाई जा सकती हैं, जिसमें राज्यों के मुख्यमंत्रियों को शामिल किया जाएगा, राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मिलाकर के बनेगी। तो ये नीति आयोग बनाया गया। वास्तव में जो नीति आयोग का कार्य है, इसकी जो भूमिका है, ये एक थिंक टैंक के रूप में है। थिंक टैंक के रूप में काम करता है, यानी ये एक विशेषज्ञ निकाय है। अगर किसी राज्य को लगता है कि उसे एग्रीकल्चर ग्रोथ करनी है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ करनी है, क्या कदम उठाना चाहिए,
क्या भूमिका निभानी चाहिए, कौन से स्टेप लेने चाहिए, तो नीति आयोग की टीम को बुलाया जा सकता है राज्य में। नीति आयोग की टीम राज्य में आएगी, राज्य जो चाहता है उसको ध्यान में रखते हुए राज्य के संसाधनों का आकलन कर क्या कदम उठाए जाने चाहिए उसके बारे में सिफारिश की जा सकती है। तो एक तरीके से ये थिंक टैंक के रूप में अपनी भूमिका का निर्वाह करता है। दूसरी बात, सहकारी संघवाद को प्रोत्साहन, इसका गठन ही इस उद्देश्य के लिए किया गया जिससे कि ये सभी राज्यों के बीच सहकारिता को बढ़ाए, यानी मेलजोल को बढ़ाए, आपसी सहयोग को बढ़ाए। तो सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना। प्रतिस्पर्धी संघवाद को प्रोत्साहन, कॉम्पिटेटिव फेडरलिज्म, नीति आयोग की यह जिम्मेदारी है कि वह प्रतिस्पर्धी संघवाद को भी बढ़ावा दे। कैसे? अभी प्रतिस्पर्धी संघवाद अभी आगे चर्चा करेंगे, हम लोग अभी इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो ये नीति आयोग है जो प्रभावी तरीके से अपनी भूमिका का निर्वाह कर रहा है एक सहकारी संघवाद के रूप में। दूसरा, क्षेत्रीय परिषदें हैं, अलग पेन से लिख देते हैं। क्षेत्रीय परिषदें हैं, जोनल काउंसिल्स हैं। ये क्या होती हैं? जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम बनाया गया 1956 में, जिसमें राज्यों का नए सिरे से पुनर्गठन किया गया, वो हम लोग चर्चा आगे करेंगे। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत पांच क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया गया। दक्षिण क्षेत्रीय परिषद, उत्तर क्षेत्रीय परिषद, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद और मध्य या केंद्रीय सेंट्रल क्षेत्रीय परिषद। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो दक्षिण क्षेत्रीय परिषद बनाई गई, तो दक्षिण के जो 5 राज्य हैं, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, इन 5 राज्यों को मिलाकर दक्षिण की क्षेत्रीय परिषद बना दी गई। इसी तरीके से उत्तर के राज्य, पूर्व के राज्य, पश्चिम के राज्य, इन सबको मिलाकर के अलग अलग क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया गया। ये क्षेत्रीय परिषदें करती क्या हैं? ये अपने क्षेत्र में आने वाले राज्यों के बीच सहयोग की स्थापना करती हैं और इससे भारत के बीच सहयोग बना रहे ये स्थापित करती हैं। कैसे? तो ये तो 5 क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया। इसके अलावा एक पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 बनाया गया और इसके अंतर्गत पूर्वोत्तर परिषद का गठन किया गया। पूर्वोत्तर परिषद का गठन किया गया, नॉर्थ ईस्ट काउंसिल का गठन किया गया, जिससे कि नॉर्थ ईस्ट के सारे राज्य, 7 राज्य और सिक्किम, इन 8 राज्य को इसमें शामिल कर दिया गया। पहले ये सब पूर्वी काउंसिल में, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में आते थे, लेकिन नॉर्थ ईस्ट को अलग तरीके से संबोधित करने के लिए अलग काउंसिल बना दी गई। सिक्किम सहित जो 7 अन्य राज्य हैं, सिक्किम को छोड़कर जो 7 अन्य राज्य हैं, यानी टोटल 8 स्टेट हैं, उनको लेकर के नॉर्थ ईस्ट काउंसिल 1978 में बना दी गई। इसका गठन भी थोड़ा अलग तरीके से किया गया, क्योंकि इस जोनल काउंसिल में राज्यपाल शामिल नहीं होते, लेकिन पूर्वोत्तर परिषदों में राज्यपालों को भी शामिल किया गया। हालांकि आगे चल करके दोनों को एक सिमिलर स्टेटस पे लाने का प्रयास किया गया है। क्या भूमिकाएं हैं? अब इनकी अध्यक्ष कौन होता है? इनका भारत का गृह मंत्री होता है। भूमिका, जब भी इन क्षेत्रीय परिषदों की बैठकें बुलाई जाती हैं, तो इन क्षेत्रीय परिषदों की बैठकों की अध्यक्षता भारत सरकार का गृह मंत्री करता है। जो राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, सदस्य भी लिख लेते हैं, सदस्य क्षेत्र में आने वाले राज्यों के मुख्यमंत्री, सीएम। पूर्वोत्तर परिषद में राज्यपाल भी होगा, राज्यपाल भी शामिल होगा। और जो मुख्यमंत्री होते हैं वो बारी बारी से उसके अल्फाबेट के आधार पर, स्टेट के अल्फाबेट के आधार पर वाइस चेयरमैन बनते रहते हैं। भूमिका इन सबकी एक जैसी है। एक तो क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्यों के मध्य सहयोग, जैसे 5 राज्य हैं दक्षिण क्षेत्रीय परिषद में, तो 5 राज्य आपस में मिलकर के सहयोग स्थापित करें, इसके आधार पर कार्य करें, ये देखना इनकी जिम्मेदारी है। दूसरा, भारत सरकार एवं क्षेत्र के मध्य सहयोग, क्योंकि भारत सरकार का गृह मंत्री ही इसका चेयरमैन है। हर बैठक की अध्यक्षता 5 क्षेत्रीय परिषद की, 6 हो गई, 5 क्षेत्रीय परिषद, 1 पूर्वोत्तर परिषद, सभी की बैठकें समय समय पर आयोजित होती हैं और इन सारे बैठकों की अध्यक्षता भारत सरकार का गृह मंत्री करता है, जिससे भारत सरकार और इन सभी राज्य वाले क्षेत्रों के बीच एक सहयोग की भी स्थापना होती रहे। तो एक तरीके से देखें तो ये राज्यों के बीच सहयोग और भारत सरकार और राज्य सरकारों के बीच सहयोग का एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। इससे जो राज्यों के बीच होने वाले विवाद हैं, भारत सरकार और क्षेत्र के बीच होने वाले विवाद हैं, उनका भी उचित तरीके से बातचीत के जरिए समाधान हो पाता है। तो ये भी सहकारिता का एक अच्छा एग्जाम्पल है। 2 एग्जाम्पल हो गए। तीसरी बात, प्रगति प्लेटफॉर्म। प्रगति, इसका फुल फॉर्म है प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड
टाइमली इम्प्लीमेंटेशन, प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। इसकी शुरुआत भी 2015 में हुई। यह एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, और इस प्लेटफॉर्म में प्रधानमंत्री, भारत सरकार के सचिवों एवं राज्य सरकार के मुख्य सचिवों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा मीटिंग करते हैं। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब यह है कि एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डिजाइन किया गया 2015 में, जिसमें कि यह तय किया गया कि प्रधानमंत्री भारत सरकार के सभी विभागों के सचिवों से, जो विभागों के मुखिया होते हैं, प्रशासनिक मुखिया होते हैं, और राज्यों का जो प्रशासनिक मुखिया होता है वो मुख्य सचिव कहलाता है, पढ़ा है हम लोगों ने, वो मुख्य सचिव कहलाता है। तो सभी राज्यों के मुख्य सचिवों से और सभी भारत सरकार के सभी सचिवों से ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग करेंगे। इस मीटिंग में राज्यों की और भारत सरकार की समस्याओं को जाना जाएगा, उन समस्याओं का समाधान करके उन सब के बीच आपसी तालमेल बैठाया जाएगा, सहयोग स्थापित किया जाएगा, जिससे कि राज्यों में अगर कोई योजनाएं पेंडिंग है या उनको लागू करने में कोई बाधा आ रही है, चाहे वो भारत सरकार की हो चाहे वो राज्य सरकार की हो, तो उसे अच्छे तरीके से लागू किया जा सके। शुरुआती दौर में जो प्रगति प्लेटफॉर्म था, यह तय किया गया कि हर महीने के चौथे बुधवार को इसकी मीटिंग कंडक्ट होगी शाम को 3:30 बजे। तो शुरुआत में तो हुई, हर महीने होती थी, लेकिन ये देखा गया कि राज्यों के मुख्य सचिवों ने कोई बहुत इंटरेस्ट नहीं शो किया, क्योंकि मुख्यमंत्रियों ने राज्यों के मुख्य सचिवों को जिस समय मीटिंग होती थी उस समय मुख्यमंत्री अपने पास बुला लेता था। जिन राज्यों में दूसरे दल की सरकारें थी, वहां पर मुख्यमंत्री को जैसे पता चले कि भाई ये समय मीटिंग है, प्रधानमंत्री से कनेक्ट करना है, तो राज्य का मुख्य सचिव को मुख्यमंत्री अपने पास बुला लेता था कि इस समय तुम मेरे पास मीटिंग के लिए आओ। अब वो बेचारा फंस गया, वो भी उसका बॉस, किसकी बात सुने? तो वो मुख्यमंत्री की बात जरूर सुनता था, क्योंकि नहीं सुनेगा तो मुख्यमंत्री दूसरे दिन उसे पद से हटा देगा। तो नतीजा ये है कि वो मुख्यमंत्री की बात मान लेता है, क्योंकि मुख्य सचिव का कोई निश्चित कार्यकाल होता नहीं, तो बेचारा मुख्यमंत्री का कठपुतली बनकर के रह जाता है। तो शुरुआती दौर में जब इस तरीके की दूषित प्रवृत्तियों ने जन्म लिया, तो फिर इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया। लेकिन अब भी प्रगति प्लेटफॉर्म की मीटिंग कंडक्ट होती है। जैसे जब नई सरकार ने पदभार ग्रहण किया अभी जून 2024 में, तो प्रगति प्लेटफॉर्म की मीटिंग बुलाई गई। लेकिन अब मीटिंग जैसे पहले जो प्लान किया गया था, प्लान तो हर महीने की मीटिंग का था, अब वो डिसकंटिन्यू कर दिया गया। बीच बीच में 5 महीने 6 महीने जब जैसा लगेगा अवसर, तब मीटिंग कंडक्ट की जाएगी। तो हर महीने होता तो अच्छा था, लेकिन चलो कोई बात नहीं। तो ये जो प्रगति प्लेटफॉर्म है, ये राज्यों के मध्य सहयोग प्लस भारत सरकार एवं राज्य के मध्य सहयोग की स्थापना पर बल देता है, मोटे तौर पर प्रशासनिक क्षेत्र में, क्योंकि सचिवों की मीटिंग होती थी। तो प्रशासनिक स्तर पर सहयोग होगा तो हर स्तर पर अपने आप बढ़ जाएगा। लेकिन अब रेगुलर नहीं होती मीटिंग, इरेगुलर होती है। पहले रेगुलर मीटिंग का प्रावधान था। अब इसके बाद विभिन्न सम्मेलन हैं। विभिन्न सम्मेलन का मतलब क्या है? समय समय पर सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं। जैसे राज्यपालों का सम्मेलन अभी आयोजित किया गया था, आपने देखा होगा, न्यूज में पढ़ा होगा। तो राज्यपालों के सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राज्यपालों के सम्मेलन की अध्यक्षता राष्ट्रपति करता है। इसी तरीके से राज्य के अलग अलग प्रतिनिधियों का सम्मेलन आयोजित होता है और उसकी अध्यक्षता केंद्र का कोई प्रतिनिधि करता है। जैसे उदाहरण के लिए राज्य के पंचायती राज मंत्रियों का सम्मेलन, तो अध्यक्षता कौन करेगा? संघ का पंचायती राज मंत्री करेगा। संघ के पंचायती राज मंत्री के द्वारा अध्यक्षता की जाएगी। तो जब संघ के पंचायती राज मंत्री के द्वारा अध्यक्षता की जाएगी, तो सभी राज्यों में जो पंचायती राज की प्रैक्टिसेस को लागू करने में चैलेंजेस हैं, समस्याएं हैं, तो ऐसी समस्याओं का आसानी से बेहतर तरीके से सामना किया जा सकता है। तो ये विभिन्न सम्मेलन हैं जिनका आयोजन करके और सहकारी संघवाद की स्थापना की जाती है। तो ये सहकारी संघवाद के बारे में चर्चा है। अब सहकारी संघवाद के बाद हम लोग प्रतिस्पर्धी संघवाद के विषय में चर्चा कर लेते हैं। हमने अभी पढ़ा यहाँ पर प्रतिस्पर्धी संघवाद। कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, प्रतिस्पर्धी संघवाद। जो प्रतिस्पर्धी संघवाद का कॉन्सेप्ट है वो नया कॉन्सेप्ट है, 2014 के बाद, 2014 के बाद जन्मा है, वर्तमान प्रधानमंत्री के द्वारा विकसित किया गया है। वो इस बात पर बल दे रहे हैं कि हमारे यहाँ कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म तेजी से बढ़े। इसका मतलब यह है कि जो हमारा संघीय ढांचा है, उस संघीय ढांचे में जो सहयोग है वो प्रतिस्पर्धा पर भी आधारित हो। सहयोग प्रतिस्पर्धा पर आधारित हो। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि जैसे भारत सरकार और राज्य सरकारों के बीच जो सहयोग की व्यवस्था चल रही है, उस सहयोग की व्यवस्था को बहुत सारे कारक हैं जो पीछे खींचते हैं। अगर उन कारकों का समाधान किया जाए तो भारत सरकार और राज्य सरकार एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम कर सकती हैं, एक दूसरे के साथ बेहतर भूमिका निभा सकती हैं। और राज्यों को प्रेरित किया जाए कि वो दूसरे राज्यों से आगे निकले, किसमें? राजनीतिक
प्रतिस्पर्धा में नहीं, बल्कि शासन की गुणवत्ता के संबंध में। किसी राज्य में ज़्यादा निवेश आवे, किसी राज्य में ज़्यादा उद्योग धंधे लगे, किसी राज्य में, ये जो कंपटीशन है वो इन्वेस्टमेंट को लेकर के होना चाहिए, ग्रोथ को लेकर के होना चाहिए, वेलफेयर को लेकर के होना चाहिए, गुड गवर्नेंस को लेकर के होना चाहिए। तो जब राज्य आपस में प्रतिस्पर्धा करेंगे कि हम इससे बेहतर आगे निकलेंगे, तो इस प्रतिस्पर्धा में सभी राज्यों का धीरे धीरे तीव्र विकास शुरू हो जाएगा, और जब राज्य विकसित हो जाएंगे तो देश विकसित हो जाएगा। इसलिए अगर हम अपने पूरे देश को विकसित बनाना चाहते हैं तो राज्यों में विकास की गति को तीव्र करना बेहद जरूरी है। और राज्यों में विकास की गति तीव्र कैसे होगी? जब तक प्रतिस्पर्धा नहीं होगी तब तक तीव्र नहीं होगी। भाई आप मान लो तैयारी कर रहे हो, सिविल सेवा की प्रिपरेशन कर रहे हो, अब आप सिविल सेवा की प्रिपरेशन में कैसे आप बेटर परफॉर्म करोगे? आपको जब ये फील होगा कि भाई जो अगला कैंडिडेट है वो अब ज़्यादा मेहनत कर रहा है, ज़्यादा ध्यान दे रहा है, हमें उससे ज़्यादा मेहनत करनी है। अब ये तो पता नहीं कि वो कितनी मेहनत कर रहा है, ये तो हमें पता ही नहीं कि वो कितनी मेहनत कर रहा है, लेकिन ये पता है कि वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, क्योंकि आईआईटी से इंजीनियरिंग करके आया है, बढ़िया बढ़िया पैकेज छोड़ कर आया है, सीए करके आया है, डॉक्टरी करके आया है, बढ़िया कैरियर छोड़ के आया है, अच्छा कैरियर छोड़ के आया है, वो तो जी जान से लगा है, हमको भी लगना पड़ेगा। ये भावना क्या है? ये प्रतिस्पर्धा की ही तो भावना है। अब ये तो पता नहीं कि अगला कितनी मेहनत कर रहा है, लेकिन ये पता है कि वो अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा है। बेस्ट देने की कोशिश इसलिए कर रहा है क्योंकि एक सुनहरा अवसर कैरियर का छोड़ कर आया है। तो आप क्या करेंगे? जब आपके मन में ये भाव पनपेगा तो सबके मन में पनपता नहीं, भाव पनपना जरूरी है। इसलिए यहां भी प्रतिस्पर्धी संघवाद का कॉन्सेप्ट लेकर आया गया है, क्योंकि राज्यों के बीच भी ये भाव नहीं पनपता, तो ये भाव पनपना जरूरी है। तो जिन जिन बच्चों के बीच ये भाव जन्म लेगा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अपना बेस्ट दे रहे हैं, अब मुझे तो पता नहीं कि बेस्ट देने के लिए क्या कर रहे हैं, तो मुझे भी अपना बेस्ट देना चाहिए, मुझे भी अपना बेस्ट देना चाहिए, हर दशा में मुझे अपना बेस्ट देना है, कैसे भी करके मुझे अपना बेस्ट देना है। और जब आप अपना बेस्ट दोगे तो आप सफलता में आगे निकल जाओगे। सीधा सा फार्मूला है। लेकिन अपना बेस्ट लोग दे नहीं पाते, है ना, क्योंकि कंसंट्रेशन नहीं बनता पढ़ने का। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं जिनका पढ़ने में मन ही नहीं लगता, उनको लगता है कि चलो सिविल सेवा की तैयारी एक फैशन है, तो हम भी इस फैशन में शामिल हो जाते हैं, लोगों को बताएंगे कि हमने तैयारी की थी, तो कुछ लोग फैशन में चले जाते हैं सिविल सेवा की तैयारी करने में। पढ़ने में उनको लगता है कि अरे यार कहाँ से ये टॉपिक आ गया, बड़ा बोझिल है, बड़ा उबाऊ है। क्यों? क्योंकि मन नहीं लग रहा ना पढ़ने में, दिमाग तो कहीं और है, चंद्रमा पर टहल रहा है, मार्स पर टहल रहा है, मंगल पर टहल रहा है, पार्क में टहल रहा है, सड़क पर टहल रहा है, इंडिया गेट पर टहल रहा है, दिमाग तो वहाँ टहल रहा है, शरीर लेके यहाँ बैठे हो। जब दिमाग पार्क में टहल रहा है, शरीर लेके यहाँ बैठे हो, तो काम कैसे चलेगा? कभी नहीं चलेगा, कभी नहीं चलेगा। और ऐसा व्यक्ति जीवन के किसी क्षेत्र में सफल नहीं हो पाता। जीवन में सफलता पाने के लिए हमें तन मन से प्रयत्न करना पड़ता है, शरीर दिमाग सबके साथ एक तालमेल बैठाना पड़ता है कि भाई पढ़ रहे हो तो फिर पढ़ ही लो, फिर बाकी तरीके से दिमाग चलाना बंद कर दो, फिर पार्क से कह दो कि दिमाग थोड़ी देर आके घर में बैठ जाए पढ़ ले। तो दिमाग पार्क में टहल रहा है, यहाँ केवल सुन रहे हैं, दिमाग नहीं लग पा रहा है, तो विषय बोझिल लगने लगता है बहुत सारे लोगों को, तो लगेगा। तो उसके लिए जरूरी है कि भाई तन मन दोनों का फोकस एक जगह हो, तभी समझ में आएगा। और ये कब आएगा? जब कंपटीशन की भावना जगेगी। अगर आप में कंपटीशन की भावना नहीं है तो आप कंपटीशन की तैयारी में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, सीधी सी बात है। क्योंकि जब कंपटीशन की भावना जगेगी तभी आप मेहनत करोगे, तभी पढ़ोगे, तभी योग्यता विकसित करोगे, तभी क्वालिटी डेवलपमेंट होगा। और इसी तरीके से राज्यों के बीच भी जब राज्य कंपटीशन की भावना विकसित करेंगे, कंपटीशन की भावना कैसी? प्रतिस्पर्धा की भावना कैसी? कि हमें दूसरे राज्य की तुलना में ज्यादा निवेश अपने यहाँ मंगाना है, ज्यादा इन्वेस्टमेंट मंगाना है, लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर बनाना है, कानून व्यवस्था को बेहतर बनाना है, हमें लोगों के लिए गुड गवर्नेंस के लिए काम करना है, अच्छा शासन स्थापित करना है। तो जब स्टेट इस दिशा में प्रतिस्पर्धा करेंगे, इस प्रतिस्पर्धा में स्टेट को आगे बढ़ने में भारत सरकार का सहयोग मिलेगा, तो यही प्रतिस्पर्धी संघवाद को जन्म देगा। वर्तमान प्रधानमंत्री ने प्रतिस्पर्धी संघवाद को प्रमोट करने के लिए, प्रोत्साहित करने पर बल दिया है। और लाल किले पर जब अपना संबोधन दे रहे थे तब भी उन्होंने देश के लोगों से आह्वान किया, राज्यों की सरकारों से आह्वान किया कि वे प्रतिस्पर्धी संघवाद की स्थापना के लिए पहल करें, क्योंकि यही इस देश को प्रगति के पथ पर तेजी से आगे ले जा सकता है। क्योंकि सब मिलकर के आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, अभी तो पीछे बढ़ने की कोशिश करते हैं। बिहार 1951 में जब रैंकिंग बनाई गई थी स्टेट्स की, तो बिहार नंबर 1 था रैंकिंग में, 1951 में नंबर 1 था। आज भी बिहार नंबर 1 है, नीचे से है, ऊपर के बजाय नीचे से आ गया। कितनी मेहनत की बिहार के लोगों ने और बिहार के नेताओं ने बिहार को टॉप से बॉटम पर लाने के लिए, बड़ी मेहनत लगी है। इतना आसान थोड़ी था कि जो स्टेट टॉप पर हो उसको सबसे नीचे बॉटम पर ला दीजिए, पाताल में ले जाइए। ये भी बहुत कठिन काम है। हमने घटिया नेताओं को चुना, हमने अपराधियों को वोट दिया, हमने अपराधियों को चुना, हमने भ्रष्टाचारियों को चुना। आसान काम नहीं है अपनी सोच बदलना। हमने सोच बदली, पहले तो सोच बदलना पड़ता है, पहले चिंतन बदलना पड़ता है कि हमको योग्य लोग नहीं चाहिए, हमको अच्छे लोग नहीं चाहिए, हमको भ्रष्ट राजनेता चाहिए, हमको कपटी राजनेता चाहिए, हमको अपराधी राजनेता चाहिए। तो पहले हमने सोच बदली। आसान काम नहीं था सोच बदलना। हमने सोच बदली, फिर सोच पर हमने एक्शन लिया, फिर उस सोच पर हमने एक्शन लिया तो हमने ऐसे भ्रष्ट, कपटी, लालची, स्वार्थी, संकीर्ण हितों वाले राजनेताओं को चुनकर भेजना शुरू किया। नतीजा यह हुआ कि जो बिहार कभी नंबर 1 पर था, उन्होंने इस बिहार को सबसे नीचे ले जाकर के छोड़ दिया। ऐसी प्रतिस्पर्धा नहीं चाहिए, ऐसी प्रतिस्पर्धा नहीं चाहिए। हमें स्वस्थ प्रतिस्पर्धा चाहिए। यह अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा थी जिसका मैंने आपको एग्जांपल दिया, ये हुई क्योंकि बिहार नंबर 1 स्टेट था, ऐतिहासिक रूप से सबसे समृद्ध, मगध
वैशाली जैसे जो बड़े बड़े इतिहास में साम्राज्य हम लोग पढ़ते हैं, समृद्धशाली साम्राज्य के बारे में चिंतन करते हैं, पढ़ते हैं, सब धरती वही है, एरिया वही है। तो बिहार शक्तिशाली राज्यों में था स्वतंत्रता के बाद। बड़ी मेहनत की बिहार के लोगों ने उसको नीचे लाने में, बहुत मेहनत से। क्यों? क्योंकि ऐसे राजनेताओं को चुना गया जो संकीर्ण सोच पे काम करते हैं। केवल एक जाति के लोग वोट दे दें, बस हम सत्ता में आ जाएंगे, बाकी नहीं चाहिए। केवल एक धर्म के लोग दे दें, हम सत्ता में आ जाएंगे, बाकी नहीं चाहिए। लोगों ने योगदान दिया और उस योगदान का फल आज उनको मिल रहा है, परिणाम आज सामने। तो प्रतिस्पर्धी संघवाद में हमें लोगों और सरकार दोनों को जागरूक होना होगा, और दोनों को जागरूक होकर के एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन देना होगा, तो शासन की गुणवत्ता बढ़ेगी। नीति आयोग क्या करता है इस बारे में? नीति आयोग को जिम्मेदारी दी गई है, नीति आयोग इंडेक्स तैयार करता है, सूचकांक तैयार करता है, गरीबी के सूचकांक, गरीबी किस राज्य में कितनी है, किस राज्य ने कितना अच्छा प्रयत्न किया है, शिक्षा का सूचकांक, अच्छे शासन का सूचकांक, समय समय पर इस तरीके के इंडेक्स तैयार करता है, इस तरीके के सूचकांक तैयार करता है, और उन सूचकांकों के माध्यम से राज्यों को प्रोत्साहित करता है कि कुछ राज्यों ने अच्छी प्रैक्टिसेस अपनाई हैं तो उनका सूचकांक बेहतर है। तो अन्य राज्यों को भी प्रेरणा मिलती है कि वे अन्य राज्यों से जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उन बेस्ट प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करके, स्वीकार करके अपने यहाँ भी बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं, बेहतर रिजल्ट की ओर आगे बढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से जो संघवादी व्यवस्था जन्म लेती है वो प्रतिस्पर्धी संघवाद कहलाती है। तो लिखो, प्रतिस्पर्धी संघवाद में लिखो, लिखो इसका आशय है कि, इसका आशय है कि विकास और निवेश इसका आशय है कि विकास और निवेश संबंधी गतिविधियों के लिए, विकास और निवेश संबंधी गतिविधियों के लिए राज्यों के मध्य स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो, राज्यों के मध्य स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो, साउंड कंपटीशन हो, जो परस्पर सहयोग पर आधारित हो, जो परस्पर सहयोग पर आधारित हो, और इसे संघ सरकार का भी सहयोग प्राप्त होता रहे, और इसे संघ सरकार का भी सहयोग प्राप्त होता रहे। नीति आयोग को प्रतिस्पर्धी संघवाद, नीति आयोग को प्रतिस्पर्धी संघवाद की स्थापना का दायित्व सौंपा गया है। प्रतिस्पर्धी संघवाद को प्रोत्साहन, स्थापना नहीं प्रोत्साहन, प्रतिस्पर्धी संघवाद के प्रोत्साहन का दायित्व सौंपा गया है। यह विभिन्न सूचकांकों को घोषित कर, यह विभिन्न सूचकांकों, इंडेक्स को घोषित कर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन दे रहा है, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन दे रहा है। वर्तमान प्रधानमंत्री के मुखर समर्थन के माध्यम से, वर्तमान प्रधानमंत्री के मुखर समर्थन के माध्यम से भारत में प्रतिस्पर्धी संघवाद को प्रोत्साहन देने की शुरुआत की गई है, प्रतिस्पर्धी संघवाद को प्रोत्साहन देने की शुरुआत की गई है। यह हो गया संघवाद। अब इसमें हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो चर्चा करेंगे वो है संघवाद या सहकारी संघवाद के समक्ष चुनौतियां। जो हमारा संघीय ढांचा है या सहकारी संघवाद का ढांचा है, उसके सामने क्या चैलेंजेस हैं, क्या चुनौतियां हैं, और कैसे इन चुनौतियों को दूर किया जा सकता है। संघवाद का मतलब, सहकारी संघवाद या संघवाद का मतलब है कि दो शासन प्रणाली है और दोनों शासन प्रणाली में आपसी सहयोग होना चाहिए। तो इस आपसी सहयोग के लिए क्या चैलेंजेस हैं? पहली बात, सबसे बड़ा चैलेंज है राजनीतिक पतन। राजनीतिक नैतिकता में गिरावट आई है, और इस राजनीतिक नैतिकता में गिरावट के कारण सहयोग दूषित हुआ है, राजनीतिक पतन के कारण सहयोग दूषित हुआ है, सहयोग में कमी आई है। अब सहयोग में कमी कैसे आई है? जैसे हमने आपको बताया कि भाई अंतर्राज्यीय परिषद है, आगे बताएंगे आपको, अंतर्राज्यीय परिषद की बैठकें आयोजित नहीं होती हैं, चिंता की बात है। प्रगति प्लेटफॉर्म है, हमने आपको बताया कि प्रगति प्लेटफॉर्म की बैठकें आयोजित होती थी, लेकिन राज्यों के मुख्यमंत्री क्या करते थे कि उसी समय मुख्य सचिव को अपने पास बुला लेते थे, जिस समय प्रधानमंत्री को मीटिंग लेनी होती थी। अब बेचारा मुख्य सचिव क्या करे, मरता क्या ना करता, तो वो मुख्यमंत्री को ज़्यादा प्राथमिकता देता था मुख्य सचिव के बजाय। तो जिन राज्यों में अलग दल की सरकारें हैं, वो मुख्यमंत्री तो जरूर ऐसा करता था, जैसे पश्चिम बंगाल, वहाँ की मुख्यमंत्री तो जरूर कर लेती थी। तो ऐसे समय में सहयोग कैसे स्थापित होगा? सहयोग तो तब स्थापित होगा ना जब बातचीत करेंगे, समस्याएं रखेंगे, समस्याओं पर समाधान के लिए चर्चा होगी, तभी तो बातें आगे बढ़ेंगी। तो इसका मुख्य सबसे बड़ा कारण है राजनीतिक पतन आया है। क्षेत्रीय दलों का जन्म, जो राष्ट्रीय हित के बजाय संकीर्ण स्वार्थ को
प्रमुखता देते हैं। बहुत सारे छोटे छोटे दलों का जन्म हुआ है हमारे देश में। 3,000 से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड है हमारे यहाँ। तो उनमें बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी हैं जिनको जनता का व्यापक समर्थन हासिल है। राज्यों में वो सरकारें भी बना लेती हैं, कभी कभी केंद्र में भी भूमिका निभा लेती हैं, लेकिन उनकी सोच बेहद घटिया और बेहद संकीर्ण होती है। जैसे अभी उत्तर प्रदेश में एक डकैती के केस में पुलिस ने एनकाउंटर किया है। डकैती के केस में पुलिस ने जिसका एनकाउंटर किया, उस व्यक्ति को लेकर के वहां उत्तर प्रदेश में काम करने वाला एक राजनीतिक दल उसे पॉलिटिकल मुद्दा बनाने लगा कि अगर ये इस जाति का नहीं होता तो इसका एनकाउंटर नहीं होता। तो इस तरीके की जो पॉलिटिक्स है, अब उन्हें लगता है कि वो उनका वोट बैंक है, लेकिन गलत लगता है, क्योंकि केवल एक ही जाति के लोग तुम्हारे वोट बैंक हैं, बाकी लोग मूर्ख हैं, बाकी लोगों को वोट बैंक नहीं बनाना चाहते हो, या एक ही जाति के लोगों का वोट लेना चाहते हो। ये तो गलत बात है, ये तो संकीर्ण राजनीति है, ये तो घटिया राजनीति है। लेकिन स्वाभाविक सी बात है कि ऐसी राजनीति इसलिए है क्योंकि ऐसी राजनीति को लोगों का समर्थन है। वही बात जैसे मैंने बिहार वाली बात बताई कि बिहार में लोगों ने बड़ी मेहनत की बिहार को पीछे ले जाने में, क्योंकि ऐसे राजनेताओं का चयन किया गया, ऐसे राजनेताओं को सत्ता में लाया गया जो संकीर्ण हित पर सोचते थे। तो लोगों का बड़ा योगदान रहा, बड़ी मेहनत रही। तो लोगों की सोच जब निगेटिव होती है तभी निगेटिव पॉलिटिक्स करने वाले लोग तेजी से आगे बढ़ते हैं। तो जब वो आगे बढ़ते हैं तो चूंकि वो निगेटिव सोच वाले लोग हैं तो कभी पॉजिटिव नहीं कर सकते। ऐसे ऐसे राजनीतिक दल आए हैं राज्यों में जिन्होंने आतंकियों के मुकदमे वापस ले लिए हैं। वो तो राज्यों में उच्च न्यायालयों ने अंकुश लगाया इस पर, राज्यों के उच्च न्यायालय ने प्रतिबंध लगाया कि भाई ये मैटर्स न्यायालय के अधीन है, तुम कौन होते हो मुकदमा वापस लेने वाले। लेकिन जो गंभीर आतंकी हमलों में शामिल रहे हैं, यहाँ तक कि जो पाकिस्तानी नागरिक थे, पाकिस्तानी आतंकी थे, जिनको हमारी पुलिस ने पकड़ लिया, उनके ऊपर से मुकदमा वापस लेने का आदेश पारित कर दिया राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने। ऐसे ऐसे मुख्यमंत्री रहे हमारे देश में। यानी राष्ट्रीय हित को पूरी तरीके से तिलांजलि, राष्ट्रीय हित की पूरी तरीके से अनदेखी, केवल हमारा संकीर्ण स्वार्थ, केवल हमारा संकीर्ण स्वार्थ, एक व्यक्ति का स्वार्थ, एक परिवार का स्वार्थ, एक समुदाय का स्वार्थ। जब तक हम इस भावना से ऊपर नहीं उठेंगे राष्ट्र का हित सुनिश्चित नहीं हो सकता। और यह बेहद चिंता की बात है कि हमारे देश में ऐसे अनेक पॉलिटिकल पार्टीज हैं और इन पॉलिटिकल पार्टीज को मिलने वाला एक बड़ा राजनीतिक समर्थन है, लोगों का एक बड़ा समर्थन है, जो केवल घटिया सोच रखते हैं, संकीर्ण सोच रखते हैं, देश को नष्ट करने वाली सोच रखते हैं। और जब ऐसी सोच वाले लोग सत्ता में आ जाते हैं तो इससे राष्ट्रीय हितों का बड़ा नुकसान होता है, बेहद नुकसान होता है, और नुकसान हुआ है। राष्ट्रीय हित का हमने नुकसान उठाया है। तो इससे जो सहकारी संघवाद का भाव है, यह सहकारी संघवाद का भाव दूषित होता है, कमजोर होता है, जब भी इस तरीके के लोग सत्ता में आते हैं, इस तरीके की सरकारें बनती हैं। तो क्षेत्रीय राजनीतिक दलों, अब यहाँ तो हम केवल इतनी छोटी सी चर्चा कर रहे हैं, अन्यथा ऑप्शनल में तो बाकायदा क्वेश्चन आता है कि बताइए कैसे क्षेत्रीय दलों के जन्म ने हमारे देश की सहकारी संघवाद की व्यवस्था को नष्ट किया है। केवल इसी पर क्वेश्चन ही आ जाता है, यहाँ तो नहीं आएगा जीएस में, लेकिन ऑप्शनल में केवल इसी पर क्वेश्चन आ जाता है। या आप बताइए कि कैसे कैसे क्षेत्रीय दलों के जन्म ने हमारे संघवाद को नुकसान पहुंचाया है। तब हमें फिर उसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन करना होता है, स्टेट का एग्जांपल देते हैं, राजनीतिक दलों का एग्जांपल देते हैं, तब हमें एक्सप्लेन करना पड़ता है, क्योंकि फैक्ट है, ये सारी चीज़ें तो फैक्ट है। ऐसा नहीं है कि वो हमारी आपकी कल्पना की उपज है, ये सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड है, ये सारी चीज़ें फैक्ट है। तब हमें फैक्ट के आधार पर वहाँ एक्सप्लेन करना पड़ता है। फिलहाल जीएस में इस तरीके से गहराई में क्वेश्चन अभी पूछने की संभावना नहीं है, जब तक इस तरीके की कोई विषम परिस्थिति और गंभीर रूप से उत्पन्न ना हो जाए। तो राजनीतिक पतन है, क्षेत्रीय दलों का जन्म है, जन जागरूकता, जन भागीदारी, सकारात्मक जन भागीदारी का अभाव है। लोगों के बीच जागरूकता नहीं है। सारे लोग, हर व्यक्ति अपने आप को जागरूक होने का दावा करता है। कोई व्यक्ति अपने आप को सुकरात और अरस्तु से कम नहीं समझता। हर व्यक्ति अपने आप को सुकरात और अरस्तु ही समझता है, लेकिन हकीकत यह है कि 0.001% भी उसके अंदर ऐसा थॉट नहीं होता। हकीकत यही है। नतीजा यह है कि लोग अपने आप को बेहद जागरूक मानते हैं, जबकि जागरूक नहीं होते। जागरूकता का अर्थ यह है कि आप राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता दें। जब आप राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता देते हुए कार्य करते हैं और सोचते हैं, तब आप जागरूक हैं, और नहीं सोचते तो आप जागरूक नहीं हैं। सीधा सा मतलब है। सकारात्मक जन भागीदारी, सकारात्मक जन भागीदारी का मतलब है कि जब राष्ट्र के हितों को पूरा करने के लिए आप अपनी भागीदारी निभाते हैं, देश के हित, समाज के हित को पूरा करने के लिए आप अपनी भागीदारी निभाते हैं, अपने जाति, अपने परिवार, अपने वंश के हितों को पूरा करने के लिए नहीं, तब आपकी भागीदारी सकारात्मक होती है। ऐसा भी नहीं है हमारे यहाँ जाति के आधार पर, समुदाय के आधार पर, न तरह तरह आधारों पर, इन संकीर्ण आधारों पर भागीदारी निभाई जाती है। वोटिंग कर रहे हैं तो हम सबसे पहले देखते हैं कि भाई हमारे जाति का नेता है कि नहीं। नेता हमारी जाति का है तो हम वोट देते हैं, नहीं तो नहीं देते उसको। या फिर हमारी जाति के नेता ने उसका समर्थन किया है कि नहीं। अगर वो हमारी जाति का नहीं है चुनाव लड़ने वाला, लेकिन हमारी जाति के नेता ने समर्थन कर दिया तो हम भी समर्थन कर देंगे आंख बंद करके। यानी भगवान ने हमें दिमाग नहीं दिया है, हमारा दिमाग हमारे नेता के चरणों में गिरवी है। हमने अपना दिमाग, हमने अपने राजनीतिक नेताओं के चरणों में गिरवी रख दिया है। जो वो कहेगा उसको हम आंख बंद करके मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जाति का है, हमारे समुदाय का है। तो ये बेहद घटिया, बेहद संकीर्ण और बेहद दकियानुसी सोच कहलाती है। ये सकारात्मक सोच नहीं है। जब तक हम इस सोच से, जब तक हम इस संकीर्णता से बाहर नहीं निकलेंगे, जब तक हम इस दायरे से बाहर निकल करके नहीं सोचेंगे, तब तक हमारी सोच सकारात्मक नहीं हो सकती। तो हमें अपनी सोच को सकारात्मक बनाना होगा, हमें अपनी भागीदारी को सकारात्मक बनाना होगा, तभी ऐसा हो पाएगा। चौथे पॉइंट, राज्यों के मध्य तनाव, जैसे
जल के बंटवारे, सीमा विवाद आदि। कभी कभी राज्यों के बीच भी तनाव ने जन्म लिया है। जैसे दो राज्यों के बीच सीमा के बंटवारे को लेकर के विवाद है। जैसे कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच बेलगाम क्षेत्र को लेकर के विवाद है। उस विवाद के लिए कमीशन बनाया गया, उस कमीशन ने अपनी रिकमेंडेशन भी दे दी। ज़्यादातर लोगों ने उस रिकमेंडेशन को स्वीकार भी कर लिया, लेकिन महाराष्ट्र के एक छोटे से दल ने उसका विरोध कर दिया कि नहीं, हम तो सड़क पर लेट जाएंगे अगर लागू होगा तो, हम तो हिंसक प्रदर्शन करेंगे अगर लागू होगा तो। लो, एक छोटे से पॉलिटिकल पार्टी के कारण यह विवाद समाधान होने से रह गया। क्यों? क्योंकि वो संकीर्ण आधारों पर बना पॉलिटिकल पार्टी है, संकीर्ण सोच रखती है वो पॉलिटिकल पार्टी। उस दायरे से वो कुएं का मेढक है। वो जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज है वो सब कुएं की मेढक है। जितने भी क्षेत्रों में ये सब दल जन्मे हैं, ये सब कुएं के मेढक जैसे हैं। उस कुएं के बाहर इनकी सोच ही नहीं है, उससे बाहर निकल करके ये सोच ही नहीं सकते। नतीजा ये है कि समस्याएं यथावत बनी रहती हैं, उन समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता। भारत सरकार और राज्य सरकारों के बीच भी यदाकदा विवाद उत्पन्न हुए हैं। कैसे, वो हम लोग आगे चर्चा करेंगे जब संघ राज्य संबंध पढ़ेंगे। तो ये तनाव के कारण है कि सहकारी संघवाद के समक्ष इन सब मुद्दों ने चुनौतियां उत्पन्न की हैं। अब उपाय क्या हो सकता है इसका समाधान? एक तो राजनीतिक नैतिकता का विकास है। भाई जब राजनीति में, चूंकि राजनीति में नैतिकता का पतन आ गया है, तो राजनीति में नैतिकता के पतन के कारण सब गड्ढमड्ढ हो गया। सब छोटा छोटा सोचते हैं, कोई बड़ा सोचता ही नहीं है, कोई देश के बड़े हित के बारे में सोचता ही नहीं है। तो जब तक राजनीतिक नैतिकता विकसित नहीं होगी तब तक देश का भला नहीं हो सकता, देश अस्थिर हो जाएगा। इसलिए राजनीति में नैतिकता का होना बेहद जरूरी है। जन जागरूकता, लोगों को जागरूक बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि नेता को लोग ही नेता बनाते हैं, नेता ऊपर से पैदा नहीं होता, हम ही लोग किसी को नेता बनाते हैं। तो जब हमें किसको नेता बनाना है, ये सोच हमको सुधारनी पड़ेगी। जन जागरूकता एवं सकारात्मक भागीदारी का विकास करना होगा, सकारात्मक भागीदारी का विकास करना होगा। जो राजनीतिक दल हैं हमारे यहाँ, राजनीतिक दलों पर विनियमन करना होगा। विनियमन मतलब नियंत्रण करना होगा, पॉलिटिकल पार्टीज को कंट्रोल करना होगा। हमें कैसे कंट्रोल करना होगा? एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए, एक विनियामक संस्था बनाई जाए। जो पॉलिटिकल पार्टी देश के खिलाफ बोले, जो पॉलिटिकल पार्टी देश विरोधी गतिविधियों की बात करे, उस पर अंकुश लगाना होगा। ऐसी पॉलिटिकल पार्टी का जो पंजीकरण है वो रद्द करना होगा। ये सब काम करने होंगे। ये सब नहीं है हमारे देश में। पॉलिटिकल पार्टीज को पैसा कहाँ से मिलता है, ये बात सबको पता होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए ये सारी बातें। तो इस पर अंकुश लगाना होगा। इसके अलावा अंतर्राज्यीय परिषद की भूमिका को मजबूत बनाना होगा। अंतर्राज्यीय परिषद की बैठकें होती ही नहीं है, बैठक ही नहीं होती। तो ऐसी संस्थाओं की भूमिका को हमें मजबूत बनाने की आवश्यकता है। परस्पर सहयोग, राज्य और राज्य के मध्य, संघ और राज्य के मध्य को प्रोत्साहन, परस्पर सहयोग को बढ़ाना होगा। हमें स्टेट स्टेट के बीच कोऑपरेशन को प्रमोट करना होगा, भारत सरकार और राज्य सरकारों के बीच कोऑपरेशन को प्रमोट करना होगा। तो इससे संघवाद और सहकारी संघवाद की भावना हमारी मजबूत होगी। अब अंतिम टॉपिक जो हम इस यूनिट में पढ़ेंगे वो है भारत की संघीय प्रणाली की अमेरिका एवं कनाडा की संघीय प्रणाली से तुलना। कंपैरिजन भी है ना हमारे सिलेबस में, तो जहां आवश्यक कंपैरिजन है वो आवश्यक कंपैरिजन हम लोग करते चलेंगे। तो भारत की संघीय प्रणाली की अमेरिका और कनाडा की संघीय प्रणाली से तुलना। केवल दो से ही क्यों? केवल दो से इसलिए क्योंकि दो की प्रणाली रेलेवेंट है हमारे लिए। पहला इसलिए, अमेरिका इसलिए क्योंकि अमेरिका को एक क्लासिक एग्जाम्पल माना जाता रहा है फेडरल सिस्टम का, संघीय प्रणाली का। और कनाडा इसलिए क्योंकि हमने कनाडा के आधार पर अपने देश में संघीय ढांचा अपनाया है। जैसे कनाडाई मॉडल है वैसे हमने अपने यहाँ संघीय प्रणाली को अपनाया है। तो इसलिए अमेरिका और कनाडा, इन्हीं दो से हम लोग यहाँ पर तुलना करेंगे। तो भारत की संघीय प्रणाली तो हम लोगों ने चर्चा कर ली। अब अमेरिका और कनाडा की समझते हैं। अमेरिका की भी संघीय प्रणाली हमने वास्तव में आपको बताया है, और हमने बताया है कि अमेरिका में जो फेडरल सिस्टम बना है, जो संघीय प्रणाली बनी है, वहाँ राज्यों ने पहल की है। क्यों राज्यों ने पहल की अमेरिका में? अमेरिका में राज्यों ने इसलिए पहल की क्योंकि वहाँ पर जो यूरोपीय देश थे, उन यूरोपीय देशों से अटैक होते थे। तो यूरोपीय देशों से अटैक होने के बाद उन राज्यों को लगा कि भाई हमको अपनी स्वतंत्रता मेंटेन करनी है, इन बाहरी हमलों से हमें रक्षा करनी है। तो उन बाहरी हमलों से रक्षा करने के लिए उन्होंने एक सिस्टम बनाया कि एक केंद्र की सरकार बनाते हैं और उस केंद्र की सरकार को मौका देते हैं, उस केंद्र की सरकार को अवसर देते हैं कि वो केंद्र की सरकार हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाए और हमारे विदेश मामले देखे। ये भाव था, ये भावना थी, और इस भावना के आधार पर हमारे अमेरिका में संघीय प्रणाली की रचना की गई। तो संघीय प्रणाली की जो रचना है अमेरिका में, वो इस आधार पर हुई। तो इसके पीछे जो भाव था ये था अमेरिका में।
हमारे यहाँ ऐसी कोई कंडीशन तो थी नहीं भाई, क्योंकि हमारे यहाँ स्टेट को तो ऐसी कोई जरूरत थी नहीं। भारत की परिस्थितियाँ अमेरिका की परिस्थितियों से भिन्न थी, एक बात। दूसरी बात, अमेरिका में जब ये प्रणाली लागू हुई तो अमेरिका में इस प्रणाली को लागू होने के बाद कुछ ही समय के बाद अमेरिका में गृह युद्ध छिड़ गया। अमेरिका में गृह युद्ध छिड़ गया। इसका मतलब यह हुआ कि अमेरिका का यह मॉडल बहुत अच्छा मॉडल नहीं माना जा सकता, क्योंकि अमेरिका का केंद्र इतना ताकतवर नहीं है कि वो राज्यों में आपस में गृह युद्ध को रोक सके। हालांकि धीरे धीरे आगे चल करके अमेरिका का जो केंद्रीय सरकार है और अमेरिका का जो सुप्रीम कोर्ट है, उसने ऐसा रोल प्ले किया, उसने ऐसी भूमिका निभाई जिससे कि ज्यादा से ज्यादा शक्तियां केंद्र को मिले, केंद्र के हाथ को ज्यादा से ज्यादा मजबूत किया जा सके। लेकिन शुरुआती दौर में जो अमेरिका और राज्यों के बीच जो शक्तियों का बंटवारा किया गया, शक्तियों का बंटवारा राज्य के पक्ष में रहा, क्योंकि राज्य ने कहा कि भाई हम केंद्र इसलिए बना रहे हैं जिससे वो हमारी बाहरी हमलों से रक्षा करे। हम केंद्र इसलिए बना रहे हैं जिससे वो हमारी बाहरी हमलों से रक्षा करे। बाकी मामलों में हम आजाद होंगे, बाकी मामलों पर हम स्वतंत्र होंगे, हम अपनी भूमिका खुद निभाएंगे। इसका मतलब है कि केंद्र के पास एक तरीके से सीमित क्षेत्रों में शक्तियां थी, राज्यों के पास शक्तियां ज्यादा सौंपी गई अमेरिका में। इसका यही भाव हुआ। जब कनाडा ने अपने यहाँ संघीय प्रणाली की स्थापना शुरू की तो कनाडा ने यह तय किया कि भाई अमेरिका में तो गृह युद्ध छिड़ गया, इससे अमेरिका में तो इससे गृह युद्ध छिड़ गया। नतीजा यह हुआ कि इस गृह युद्ध को रोकने के लिए हमें कदम उठाना होगा। अब इस गृह युद्ध को रोकने के लिए हमें कदम उठाना है, तो इस गृह युद्ध को रोकने के लिए हम कदम उठाएं कैसे? तो कनाडा ने तय किया कि अगर हमारे पास एक मजबूत केंद्र हो जाए, अगर हमारे पास एक मजबूत केंद्र हो जाए तो उस मजबूत केंद्र के माध्यम से हम ये कदम उठा सकते हैं, हम प्रभावी कदम उठा सकते हैं। नतीजा ये हुआ कि जब कनाडा में संघीय प्रणाली अपनाई गई तो कनाडा ने एक मजबूत केंद्र वाली संघीय प्रणाली अपनाई। इसको कहते हैं संघीय सर्वोच्चता का सिद्धांत। डॉक्ट्रिन ऑफ इसे कहते हैं संघीय सर्वोच्चता का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ फेडरल सुप्रीमेसी। अब डॉक्ट्रिन ऑफ फेडरल सुप्रीमेसी क्या है? डॉक्ट्रिन ऑफ फेडरल सुप्रीमेसी का मतलब है कि संघ के पास पावर ज्यादा होगी, संघ मजबूत होगा, केंद्र मजबूत होगा। एक मजबूत केंद्र की स्थापना का प्रावधान किया गया। तो जो मजबूत केंद्र वाली शासन व्यवस्था है वो कनाडा ने अपना ली। जब हमने संघीय प्रणाली अपनानी शुरू की तो हमारे यहाँ एक अमेरिकी मॉडल था, एक कनाडाई मॉडल था। शुरुआती दौर में संविधान सभा में कुछ सदस्यों ने ये प्रावधान इस बात पर बल देना शुरू किया कि हमें भी अमेरिकी मॉडल के आधार पर संघीय प्रणाली को अडॉप्ट करना चाहिए। लेकिन ये बेहद बेकार मॉडल होता हमारे लिए। क्यों? क्योंकि राज्यों के पास आज़ादी ज़्यादा होती, केंद्र कमजोर होता, केंद्र के पास राज्यों की विखंडनकारी शक्तियों को रोकने की ताकत ना होती। तो क्या ऐसा मॉडल हमारे लिए उपयोगी होता? नहीं होता। हमने शुरू में लिखा है आपको, डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा, कितने विजनरी थे डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान सभा में कहा कि भारत विविधताओं से भरा देश है, इसलिए भविष्य में विखंडनकारी शक्तियां जन्म ले सकती हैं। इन विखंडनकारी शक्तियों का दमन करने के लिए हमें एक मजबूत केंद्र चाहिए। इसलिए हमने जानबूझकर यूनियन प्रकार की संघीय प्रणाली अपनाई है। तो हमारे संविधान सभा में यह तय किया गया कि अमेरिकी मॉडल भारत के लिए उपयोगी नहीं होगा, यह भारत में विखंडन को जन्म देगा। हमारे लिए कनाडाई मॉडल उपयोगी होगा, जहां एक मजबूत केंद्र की स्थापना की गई है। और कनाडा में ही हम लोगों ने लिखा है, इस बात को लिखा है, कनाडा से ही यह व्यवस्था हमने अडॉप्ट की है कि हमारे यहाँ राज्यों का गवर्नर, राज्यों का जो राज्यपाल है वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। क्योंकि अमेरिका में तो जो वहाँ प्रांतों का गवर्नर है वहाँ की जनता के द्वारा चुना जाता है, लेकिन भारत में जो राज्यों का राज्यपाल है वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो हमने ये जो व्यवस्था अडॉप्ट की है, हमने कनाडा से ही इसीलिए अडॉप्ट की क्योंकि हम केंद्र को ज़्यादा शक्ति संपन्न बनाना चाहते थे। और केंद्र को हम ज़्यादा शक्ति संपन्न क्यों बनाना चाहते थे? इसलिए बनाना चाहते थे जिससे कि एक मजबूत संघीय प्रणाली हमारे यहाँ स्थापित की जा सके। हमारे यहाँ जब संघीय ढांचे को लेकर के कोई विवाद उच्चतम न्यायालय पहुंचा है तो उच्चतम न्यायालय ने भी इसी सिद्धांत का अनुसरण किया है। उच्चतम न्यायालय ने राज्यों की स्वतंत्रता को अब उतनी प्राथमिकता नहीं दी है जितनी केंद्र की सर्वोच्चता को दी है, क्योंकि संविधान सभा की भावनाओं को अडॉप्ट करते हुए उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय सुनाए हैं। हाँ, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने इस बात का ध्यान रखा है कि अगर हम संघीय सर्वोच्चता को अपना रहे हैं, यानी हम केंद्र को मजबूती देने वाला भाव अपना रहे हैं, तो इस भाव में हमें यह ध्यान रखना होगा कि राज्यों के बीच और भारत के बीच जो सहयोग है वो दूषित ना हो जाए, तो एक हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन हो। समरस अर्थान्वयन, उच्चतम न्यायालय ने हमेशा हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन को अपनाया है, समरस अर्थान्वयन को अपनाया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि देखो, जैसे खालिस्तानी आतंकवाद हमारे यहाँ तेजी से बढ़ा, अब अगर एक मजबूत केंद्र ना होता, इंदिरा गांधी ने इतना कठोर निर्णय ना लिया होता, तो क्या खालिस्तानी आतंकवाद हमारे यहाँ खत्म होता? नहीं होता। निसंदेह उनका निर्णय बहुत अच्छा था, बहुत प्रभावी था। इंदिरा गांधी के ही कठोर निर्णय के कारण हमारे यहाँ से खालिस्तानी आतंकवाद का सामना हो सका, खालिस्तानी आतंकवाद का खात्मा हो सका। जितने खालिस्तानी आतंकी थे और उनके सपोर्टर्स थे सब मार दिए गए। जो कुछ थे वो जान बचा के भारत से भाग गए। किसी ने ब्रिटेन में शरण ली, किसी ने कनाडा में शरण ली, किसी ने अमेरिका में शरण ली। अब वहां से बैठ करके शोर मचाते हैं। भारत में नहीं रहने दिया गया किसी को। अभी पंजाब बच पाया, वरना तो पंजाब को पूरी तरीके से तोड़ने की साजिश थी। तो अगर केंद्र मजबूत नहीं होगा, केंद्र शक्तिशाली नहीं होगा, तो विखंडनकारी चुनौतियों का सामना कैसे करेंगे?
तो उच्चतम न्यायालय ने भी हमेशा जब भी निर्णय प्रतिपादित किए हैं उन निर्णयों में हमेशा इस बात का ध्यान रखा है कि केंद्र की जो मजबूती कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड की है वो निर्णयों में बनी रहे, वो डाइल्यूट ना हो, हमेशा इस बात का ध्यान रखा गया है। लेकिन उच्चतम न्यायालय ने यह भी ध्यान रखा है कि केंद्र और राज्यों के बीच जो समरसता है वो भी बनी रहे। समरसता का मतलब क्या होता है कि सब एक ही रस में पिरोए हों, है ना, एक ही रस में पिरोए हों, एक जैसा व्यवहार सबके साथ हो, केंद्र का एक रस में पिरोए हों। इसका मतलब ये हुआ कि भाई जैसे आप वृंदावन जाते हैं तो वृंदावन पहुंच करके आप भगवान कृष्ण में हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि वो उनकी नगरी मानी जाती है। तो इस तरीके से आप जहां जाते हैं तो आपके मन में वही मनोभाव उत्पन्न हो जाते हैं। तो ऐसे ही संघ और राज्यों के बीच समरसता हो। समरसता का मतलब यह है कि राज्य और संघ के बीच एक ऐसा रिलेशन मेंटेन किया जाए जिससे कि भारत सरकार राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए अपनी प्रभावी भूमिका का निर्वाह कर सके। इसी को कहा गया है समरस अर्थान्वयन का सिद्धांत। तो उच्चतम न्यायालय ने हमेशा समरस अर्थान्वयन के सिद्धांत को अपनाया है, यानी समरसता के आधार पर अर्थ निकाला है भारत सरकार और राज्य सरकारों के बीच, जिससे कि यह सहयोग दूषित होने न पाए। तो हमने अमेरिकी मॉडल नहीं अपनाया, हमने कनाडाई मॉडल अपनाया, और कनाडाई मॉडल संघीय सर्वोच्चता का मॉडल है, फेडरल सुप्रीमेसी का मॉडल है, यानी केंद्र को सर्वोच्च मानने का मॉडल है। लेकिन केंद्र को सर्वोच्च मानने में राज्य और केंद्र के बीच संबंध दूषित न हो जाएं, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा इस बात का ध्यान रखा है। इसलिए जब जब सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है तो डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन को फॉलो किया है, समरस अर्थान्वयन के सिद्धांत को फॉलो किया है। तो लिख लो, पहले ही से लिखो, भारत की संघीय प्रणाली की अमेरिका एवं कनाडा की संघीय प्रणाली से तुलना। लिखो, तुलना में लिखो, अमेरिका में फेडरेशन का निर्माण, अमेरिका में फेडरेशन का निर्माण राज्यों की पहल पर उन्हें सुरक्षा देने के दृष्टिकोण से किया गया। राज्यों की पहल पर उन्हें सुरक्षा देने के दृष्टिकोण से किया गया। उन्हें सुरक्षा देने के दृष्टिकोण से किया गया। अतः अमेरिका में राज्यों और केंद्र के बीच एक समझौता हुआ, राज्यों और केंद्र के बीच एक समझौता हुआ जिसमें राज्यों ने अपने पास शक्तियां अधिक रखी, जिसमें राज्यों ने अपने पास शक्तियां अधिक रखी। इसी समझौते से फेडरेशन का जन्म हुआ, इसी फेडरेशन से समझौते का जन्म हुआ, जहां अमेरिका में, या जहां रहने दो बस, समझौता फेडरेशन का जन्म हुआ। पैरा चेंज करके लिखो, पैरा चेंज करके लिखो। किंतु कनाडा ने अमेरिकी मॉडल को नहीं अपनाया, क्योंकि अमेरिकी मॉडल ने अमेरिका में गृह युद्ध को जन्म दिया, गृह युद्ध को जन्म दिया। इसलिए कनाडा ने एक मजबूत केंद्र वाले संघीय प्रणाली की स्थापना की, एक मजबूत केंद्र वाले संघीय प्रणाली की स्थापना की, और संघीय सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपनाया, डॉक्ट्रिन ऑफ फेडरल सुप्रीमेसी। और संघीय सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपनाया, डॉक्ट्रिन ऑफ फेडरल सुप्रीमेसी के सिद्धांत को अपनाया। पैरा चेंज करके लिखो, भारत के लिए अमेरिकी मॉडल पूर्णतः अव्यावहारिक, भारत के लिए अमेरिकी मॉडल पूर्णतः अव्यावहारिक माना गया, भारत के लिए अमेरिकी मॉडल पूर्णतः अव्यावहारिक माना गया, क्योंकि यह मजबूत केंद्र की स्थापना नहीं करता, क्योंकि यह एक मजबूत केंद्र की स्थापना नहीं करता। जबकि भारत की विविधता को ध्यान में रखते हुए, जबकि भारत की विविधता को ध्यान में रखते हुए मजबूत केंद्र आवश्यक था, मजबूत केंद्र आवश्यक था। इसलिए भारत में कनाडाई मॉडल के आधार पर, इसलिए भारत में कनाडाई मॉडल के आधार पर संघीय सर्वोच्चता का सिद्धांत अपनाया गया है। इसलिए भारत में कनाडाई मॉडल के आधार पर संघीय सर्वोच्चता का सिद्धांत अपनाया गया है और संघीय प्रणाली की स्थापना की गई है, और संघीय प्रणाली की स्थापना की गई है। यद्यपि इस संघीय सर्वोच्चता के कारण, इस संघीय सर्वोच्चता के कारण यदा कदा संघ और राज्यों के मध्य
तनाव के अवसर उत्पन्न हुए हैं। संघ और राज्यों के मध्य तनाव के अवसर उत्पन्न हुए हैं। संघ और राज्यों के मध्य तनाव के अवसर उत्पन्न हुए हैं। किंतु तनाव संघवाद और सहकारी संघवाद को क्षति पहुंचाते हैं। किंतु तनाव संघवाद या सहकारी संघवाद को क्षति पहुंचाते हैं। अतः उच्चतम न्यायालय ने ऐसे विवादों का समाधान करते समय ऐसे विवादों का समाधान करते समय संघ और राज्यों के मध्य सहयोग और सामंजस्य को प्राथमिकता दी है। संघ और राज्यों के मध्य सहयोग और सामंजस्य को प्राथमिकता दी है। इसलिए न्यायालय ने डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन समरस अर्थान्वयन के सिद्धांत को अपनाया है। इस प्रकार न्यायालय ने समरस अर्थान्वयन यानी सहयोग के आधार पर विवाद का समाधान हो, अभी लिखा दिया है ऊपर, समरस अर्थान्वयन के सिद्धांत को अपनाया है। न्यायालय के इस दृष्टिकोण ने देश में संघर्षात्मक संघवाद देश में संघर्षात्मक संघवाद को समाप्त करने, संघर्षात्मक संघवाद का मतलब जहां राज्य के बीच विवाद हो, संघ और राज्य के बीच विवाद हो, उसको संघर्षात्मक संघवाद कहते हैं। तो संघर्षात्मक संघवाद, राज्य संघ राज्य के मध्य विवाद, उसको संघर्षात्मक संघवाद कहते हैं। तो न्यायालय ने देश में संघर्षात्मक संघवाद को समाप्त करने, कॉम्बेटिव फेडरलिज्म, संघर्षात्मक संघवाद को समाप्त करने और सहकारी संघवाद को स्थापित करने में योगदान दिया है। तो ये हो गया फेडरलिज्म के बारे में, फेडरल सिस्टम के बारे में। तो समय अब चूंकि धीरे धीरे समापन की ओर है, 10 मिनट लगभग बचे हैं, तो चैट ऑन कर लेते हैं, आपके क्वेश्चन देख लेते हैं। फेडरल सिस्टम हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। कल हम लोग संघ राज्य संबंध की शुरुआत करेंगे। भारत सरकार और राज्य सरकारों के बीच रिलेशन कैसे हैं, रिलेशन को क्या कहते हैं, उसको संघवाद कहते हैं। तो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने आज पढ़ लिया, और इस कॉन्सेप्ट के बाद कैसे भारत में संघ राज्य के बीच संबंध बनाए गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजन लिखे गए हैं, कैसे उन सबको लागू किया जाता है, इन सब के बारे में हम लोग कल चर्चा करेंगे। तो कल से संघ राज्य संबंध की चर्चा करेंगे, 2-3 दिन लगेंगे पढ़ने में संघ राज्य संबंधों को। पूनम, गीतांजलि, ठीक है, थैंक यू। सुनील कहते हैं एनसीईआरटी से नोट्स कैसे बनाएं। देखो बच्चे, एनसीईआरटी से नोट्स बनाने के पीछे बहुत ज़्यादा मत पढ़ो। एनसीईआरटी को पढ़ लो, आपके पास बुक है तो रंग रंग करके पढ़ लो। एक बार पढ़ो, फिर दूसरी बार अंडरलाइन करो, फिर तीसरी बार गोला कर लो, फिर चौथी बार स्टार बना लो। इस तरीके से पढ़ डालो, रिवीजन कर डालो 3-4 बार, इतना एनफ है। आप नोट्स केवल और केवल क्लास नोट्स को ध्यान में रखिए। मैंने फर्स्ट डे बता दिया कि आपको पढ़ने के लिए क्या करना है। नंबर 1, क्लास नोट्स। क्लास में जो मैं आपको समझा रहा हूँ, जो आपको पढ़ा रहा हूँ, जो आपको लिखा रहा हूँ, उसको नोट करते चलो। अपने हाथ से नोट्स बनाओ। अपने हाथ से नोट्स बनाओगे तभी एग्जाम में काम आएगा। जो चीज़ अपने हाथ से नहीं लिखोगे वो एग्जाम में बहुत कम गुंजाइश है कि वो काम आए आपके। तो इसलिए आपके नोट्स आपके हाथ से बने होने चाहिए, और आपके पास तो भी बहुत समय है। मैं बोर्ड पर लिखता चलता हूँ, जो चीज़ नहीं लिखता हूँ वो मैं आपको बोल के लिखा देता हूँ। ये आपके नोट्स के लिए पर्याप्त है, सफिशिएंट है। इसके अलावा तुम्हारी जो मर्जी तुम पढ़ सकते हो, ये पढ़ना जरूरी है। इसको छोड़ के कुछ भी पढ़ोगे तो फिर भटकते रहोगे। ये फर्स्ट डे से मैं बता चुका हूँ। इसको छोड़ के कुछ भी पढ़ोगे तो भटकते रहोगे, कभी ये पढ़ लोगे, कभी वो पढ़ लोगे। सही तरीके से आप उसको रिजल्ट में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि अगर आप क्लास नहीं कर रहे होते तब तो मैं कहता कि चलो भाई एक किताब उठा लो, 2 किताब उठा लो, नोट्स बना लो। लेकिन जब आप क्लास कर रहे हो तो क्लास करने के दौरान हम आपको पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, आपके नोट्स बनवा रहे हैं। ऐसा तो नहीं केवल कथा सुना रहे हैं, कथा सुना के चले गए, आपके नोट्स बनवा रहे हैं। तो नोट्स के साथ आप हमेशा कवर करते रहिए उसे। ऑप्शनल की क्लास में क्वेश्चन दे दिया कीजिए। अब देखो अनावश्यक क्वेश्चन है, ऑप्शनल की क्लास का क्वेश्चन यहाँ पूछने का कोई मतलब नहीं है ना। और अगर आपने सही अर्थों में तैयारी करने का नजरिया देखा हो, आप जितने भी टॉपर्स वगैरह इनको सुनते रहते हो, तो वो कहते हैं कि केवल पीवाईक्यूज को पहले फोकस कीजिए। कम से कम 500 पीवाईक्यू हैं 10 सालों के। क्या उन पीवाईक्यूज को सॉल्व कर पाओगे एग्जाम से पहले? जब तक शिद्दत से नहीं जुटोगे नहीं कर पाओगे, और नहीं कर पाओगे सिलेक्शन भी नहीं पाओगे। बड़ा सीधा सा फार्मूला है, एकदम सीधा सा फार्मूला है, एकदम सीधा सा फार्मूला है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, और मैं जितने भी ऑप्शनल के क्लास हैं, जैसे यहाँ पर मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेकर आता हूँ, ऑप्शनल में भी मैं यही करता हूँ। एक यूनिट मैंने खत्म किया, और एक यूनिट खत्म करने के बाद उस यूनिट से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की पीपीटी लेकर आता हूँ, आपको बताता हूँ क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं, कैसे आंसर लिखना है। इसके अलावा जो पीवाईक्यूज का पीडीएफ है वो मैंने अपने ग्रुप में ऑलरेडी शेयर कर रखा है कि कुछ क्वेश्चन तो हमने क्लास में डिस्कस कर लिए, बाकी जो क्वेश्चन है आपके पास है, आप उन्हें लिखो। नहीं करोगे, सफलता जीवन में कभी नहीं मिलेगी।
इंटरनेट से यहाँ से क्वेश्चन ले लिया, वहाँ से क्वेश्चन ले लिया, फला संस्थान से ले लिया, फला संस्थान से ले लिया, ऐसे ही भटकती आत्मा जैसे भटकते रहोगे। सफलता पाने का रास्ता एकदम सीधा है, लेकिन उसमें आकर्षण नहीं है। आकर्षण नहीं है। आकर्षण किसमें है कि एक क्वेश्चन फला वेबसाइट से ले लिया, एक क्वेश्चन फला वेबसाइट से ले लिया, एक क्वेश्चन इस संस्थान से ले लिया, एक क्वेश्चन उस संस्थान से ले लिया। इस आकर्षण में उलझ के रह जाओगे, जीवन में सफलता कभी नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। सफलता पाने की राह बड़ी सीधी है, लेकिन उसमें आकर्षण नहीं है। मैंने पहले बता रखा है। आकर्षण में फंसना चाहते हो या सफलता पाना चाहते हो, ये तुम्हें तय करना है। सफलता 0.1% लोगों को मिलती है, 0.1% लोगों को मिलती है। पूरा डेटा उठा के देख लो। क्यों? क्योंकि मेहनत करने वाले जो लोग हैं वो 1-2% या हार्डली 4-5% से ज्यादा नहीं होते। जो डायरेक्शन में आपको बता रहा हूं, जो गाइडलाइन आपको बता रहा हूं, उस गाइडलाइन में मेहनत करने वाले लोग हार्डली 4-5% होते हैं। आप जितने बच्चे क्लास में बैठे हो, सुन रहे हो, जितनी बातें मैं बता रहा हूं, उनमें से कितने बच्चे हो जो फॉलो करते हो? शायद 1-2 या 1-2% या 4-5%। तो उतने ही बच्चे मानकर चलो तुम फाइट में हो। बाकी लोग अपने आप को ये मान लो कि तुम फाइट में ना हो, ना आ पाओगे। क्योंकि मैं आपको आकर्षण वाली चीजें बताऊंगा ही नहीं कि जो तैयारी के लिए आकर्षण में आपको बांधते हो। मुझसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको मेरी बात अच्छी लगेगी या बुरी लगेगी। मैं केवल वो कहूंगा जो आपके लिए जरूरी है। मुझे नाम नहीं छप, मेरा केवल मार्गदर्शन। उस मार्ग पर चलना आपकी दिक्कत आ रही है, उस दिक्कत को दूर कर सफलता पाते हो। मेरी बात एक तो ये नजरिया है कि मैं 4 लोगों को पकड़ के लाऊंगा और रैंक। बच्चे आकर्षित होते हैं कि अच्छा चीजों के साथ आपको मिलेंगी, आप करोगे तो सफलता पाओगे। तो मार्गदर्शन देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। आप PSIR है, मैं पढ़ा रहा हूं, मुझसे पढ़ लो। और भी अकेला मैं थोड़ी पढ़ा, मैं आपको गाइड करता हूं कैसे आपको अपना पॉजिटिव एटीट्यूड विदेश सचिव बना सकें। पॉजिटिव सोच के लिए आपको अभी से डेवलप करनी पड़ेगी। और स्टेप बाय स्टेप जैसे ये सोच आपकी डेवलप होती जाएगी, आप आकर्षण में फंसे नहीं कि लुटिया डूबी। 99% बच्चे आकर्षण में फंसे रहते हैं। जो एक है साधे सब सधे, पढ़ते जाएंगे तो हम सफलता प्राप्त करते जाएंगे। यही तरीका अपनाओ सफलता प्राप्त करने के लिए। बुक समझ में नहीं आती तो मत पढ़ो, पहले नोट्स पढ़ो। क्लास करते हैं कि आपका पेमेंट हो गया, बुक नहीं मिली, कोई बात नहीं, मेरी आईडी पर मुझे मैसेज कर दो, सारी चीज़ें, अपनी सारी डिटेल। मैं यहाँ टीम को आपका मैसेज भेज दूंगा, मैनेजमेंट टीम को आपको मैसेज भेज दूंगा और वहाँ से प्रॉपर आपका समाधान मिल जाएगा। बजाज कहते हैं ऑब्जेक्टिव टेस्ट में बहुत कम नंबर मिलते हैं। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है।